मोना वीर को देखकर ईवल स्माइल करते हुए वीर के और पास आती है। वीर उसे दूर जाने की कोशिश करता है पर मोना उसे अपने आप से दूर जाने नहीं देती है। वीर के बॉडीगार्ड बाहर खड़े थे, कुछ माल को अपने जगह पहुंचाने गए थे, कुछ बाहर खड़े थे। तभी वो आदमी मोना के पास आता है और बोलता है, मोना ये तुमने क्या किया? अगर त्रियांश को पता चल गया तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं और वीर जब होश में आएगा तो वो भी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तभी मोना उस आदमी को देख बोलती है, कल का कल देख लेंगे, आज तो वीर मेरे पास है। कितने सालों से मैं इसके करीब आना चाहती हूँ पर यह है कि हमेशा मुझसे दूर भागता है। आज जब मुझे पता चला त्रियांश नहीं आ रहा है तब मैंने ये प्लान बनाया था। मुझे पता था वीर मानेगा नहीं, इसलिए उसकी ड्रिंक स्पाई की मैंने। आज देखती हूँ कैसे वीर मुझसे दूर रहता है। तभी वीर खुद को कंट्रोल करते हुए मोना को थोड़ा दूर करते हुए बोला, बहुत पछताएगी तू, देख लेना। मोना वीर का हाथ पकड़ के उसे कमरे से बाहर ले जाते हुए बोली, कल का कल देख लेंगे, आज तो तुम मेरे हो। इतना बोलकर वो वीर को बाहर ले जाती है और वीर के बॉडीगार्ड को देखकर बोलती है, हम दोनों को कल सुबह तक डिस्टर्ब मत करना। वो बॉडीगार्ड अजीब नजरों से मोना को देखते हैं, फिर वीर को देखते हैं कि तभी मोना जल्दी से वीर के सामने आती है और बॉडीगार्ड की तरफ पीट करके खड़ी हो जाती है। तभी वीर की हालत वो लोग न देख पाए। मोना एक्टिंग करते हुए बोलती है, डार्लिंग चलो आज रात मजा करते हैं। इतना बोलकर वो वीर को लेके वहां से निकल जाती है। वीर के बॉडीगार्ड को कुछ शक हुआ क्योंकि वीर हमेशा मोना से दूर भागता है पर आज खुद कैसे गया उसके पास। तभी एक बॉडीगार्ड बोलता है, लगता है कुछ गड़बड़ है, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं देख कर आता हूँ। इतना बोलकर वो बॉडीगार्ड मोना के पीछे जाता है। मोना वीर को एक रूम में लेके आती है और डोर को लॉक करती है। वीर को ले जाके बेड पर गिरा देती है और बोलती है, तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी गई और फ्रेश होके आई। वीर मोना का हाथ पकड़ लेता है और उसे बेड पर खींच लेता है और अपने नीचे करके उसकी गर्दन पर काटने लगता है। ये देखकर मोना खुश हो जाती है। वही वो बॉडीगार्ड डोर को दूसरे चाबी से खोलता है और देखता है तो वीर मोना के ऊपर था। वो ये देखकर शौक था कि वीर खुद मोना के साथ है पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है और डोर बंद करता है पर डोर लॉक नहीं होता है। मोना वीर को बेड पर गिरा के बोलती है, तुमने मुझे बहुत सताया है, आज मेरी बारी है, पहले मैं फ्रेश होऊंगी फिर तुम्हारे करीब आऊंगी, तब तक जलते रहो इस आग में जैसे तुम मुझे हमेशा जलाते हो वैसे ही। इतना बोलकर मोना इतराते हुए वॉशरूम की तरफ चली जाती है और डोर लॉक करती है। वीर मोना को जाते हुए अपनी नसीली आंखों से देख रहा था। उसे रहा नहीं जा रहा था, उसके अंदर की गर्मी बढ़ती जा रही थी। वो खड़ा होता है और वॉशरूम के डोर के पास जाके उसे नोक करते हुए अपनी नसीली आवाज में बोलता है, बाहर आओ मोना, मुझे तुम्हारी जरूरत है, जल्दी बाहर आओ। मोना इतराते हुए बोलती है, हाँ बाबा आ रही हूँ, रुक जाओ थोड़ा। इतना बोल के मोना अपने आप से बोलती है, थोड़ा और तड़पो फिर मजा आएगा। इतना बोल के वो नहाने लगती है। वही वीर से अब रहा नहीं जा रहा था, वो तिलमिला रहा था, उसे लड़की के शरीर की जरूरत थी। वो डोर की तरफ जाता है तो देखता है डोर ओपन है। ये देखकर वीर बाहर निकल जाता है और डोर को लॉक कर देता है। वीर अपने होश में नहीं था, वो कहाँ जा रहा है उसे ही नहीं पता था। वो बस अपनी नसीली आंखों से चारों तरफ देख रहा था और आगे बढ़ रहा था। वीर बार के पीछे वाले रास्ते से बाहर आता है तो अपने बॉडीगार्ड से टकरा जाता है। वो बॉडीगार्ड वीर को ऐसे देखकर शॉक हो जाता है। वीर उसे देख अपनी कर्कश आवाज में बोलता है, मुझे लड़की चाहिए। इतना बोलकर वो अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। वो बॉडीगार्ड समझ जाता है वीर को ड्रग्स दिया गया है, उसकी आंखें ही बता रही थी। बॉडीगार्ड वीर को पकड़ के लेके जाने लगता है कि वीर उसे जोर से धक्का मारता है और चिल्लाते हुए बोलता है, आई वॉन्ट टू गर्ल राइट नाउ। इतना बोलकर वीर का में बैठ जाता है और का को वहां से लेके निकल जाता है। वो बॉडीगार्ड का के पीछे भाग रहा था क्योंकि वीर पूरा नशे में धुन था पर वो वीर को रोक नहीं पाता है। वो जल्दी से अपना फोन निकाल के त्रियांश को कॉल करता है। वही दूसरी तरफ त्रियांश आज 2 दिन बाद उसे नींद आई थी क्योंकि पीहू के जाने के बाद त्रियांश को नींद ही नहीं आई थी और कल रात वो पूरा हॉस्पिटल में था। आज पीहू उसके पास थी तो वो चैन से सो रहा था। पीहू को अपने सीने से लगा कर तभी उसका फोन बजता है। त्रियांश की नींद जल्दी टूट जाती है। वो जल्दी से अपने फोन को देखता है जहां उसके ही बॉडीगार्ड का फोन था। वो टाइम देखता है तो रात के 11:30 हो रहे थे। वो फोन पिक करता है तो सामने से आवाज आती है, बॉस वीर बॉस को ड्रग्स दिया गया है और वो वैसे ही का लेके निकल गए हैं। ये सुनते ही त्रियांश की नींद उड़ जाती है। वो उस पे चिल्लाते हुए बोलता है, तो तुम लोग क्या कर रहे थे? कि तभी पीहू कसमसाने लगती है त्रियांश की आवाज से, जिसे देख त्रियांश रुक जाता है। आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं। वो गुस्से से फोन रखता है और एक नजर पीहू को देखकर बेड से उतर जाता है और अपने आप से बोलता है, अब ये कहाँ गया होगा नशे की हालत में। वही दूसरी तरफ एक गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की अपने फोन में बार बार किसी का नंबर डायल कर रही थी पर सामने से फोन कोई उठा ही नहीं रहा था। वो लड़की ना जाने क्या कॉल करती है पर सामने से कोई जवाब नहीं आता है। वो लड़की परेशान हो जाती है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, सिया।
वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने एक लड़की थी। वो अपने पेट को पकड़ के बैठी थी। उसे ऐसे देखकर सिया जल्दी से उसके पास भागते हुए जाती है और बोलती है, क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? वो लड़की रोते हुए बोलती है, सिया मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आज जो हमने बाहर खाया था ना, लगता है उसकी वजह से। तो सिया उसे देख बोलती है, जब तुझे पता है तुझे बाहर के खाने से प्रॉब्लम है तो खाती क्यों है? वो लड़की रोते हुए बोलती है, क्या करूँ, ये चटलोट जीभ मानती ही नहीं है। देख ना, उसे ड्रावर में मेरी मेडिसिन है, उसे लाके मुझे दे। सिया खड़ी होती है और ड्रावर तरफ जाती है पर उसे उसमें खाली पैकेट मिलता है। वो उसे देख बोलती है, तेरी मेडिसिन तो खत्म हो गई है, अब क्या करे? वो लड़की अब और ज्यादा रोते हुए बोलती है, सिया अब क्या करे, अगर ऐसे ही रहा तो मैं मर जाऊंगी इस दर्द से। सिया एक गहरी सांस सिया एक गहरी सांस लेता है और बोलती है, उसे देख बोलती है, रुक, मैं वार्डन को अपने साथ मेडिकल में लेके जाती हूँ और तेरी दवाई लेके आती हूँ। वो लड़की कराते हुए हाँ में सिर हिला देती है तो सिया अपना फोन लेके रूम से बाहर निकल जाती है। वो सीधा वार्डन के रूम के पास आती है जो बंद था। सिया रूम को नॉक करती है पर रूम कोई नहीं खोलता है। सिया बार बार रूम नॉक कर रही थी पर डोर कोई नहीं खोलता है। खोलता भी कैसे? वार्डन पूरे हॉस्टल में राउंड मारने गई थी कि सब लड़कियां सो गई है कि नहीं, यही देखने वार्डन गई थी पर सिया को लगा वार्डन सो गई है, इसलिए सिया वहां से निकल के हॉस्टल के बाहर जाने लगती है। सिया हॉस्टल के गेट पर जाती है जहां का वॉचमैन वॉशरूम के लिए गया था। अब ये सिया की बदकिस्मती थी या कुछ और, जो गेट खुला हुआ था और वहां कोई नहीं था। सिया अपने फोन में लगी हुई थी, वो किसी को बार बार फोन कर रही थी, वो भी ज्यादा ध्यान नहीं देती है और गेट के बाहर निकल जाती है। वो कुछ दूर चलती है तो उसे सामने मेडिकल दिखता है। सिया वहां से उस लड़की की मेडिसिन लेती है और उसे पैसे देकर वहां से निकल जाती है। वही वीर का ड्राइव कर रहा था। उसे अब अपने जिस्म के अंदर गर्म बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। उसे अब अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वो अपनी बाइक साइड रोकता है और कार से बाहर आता है। वीर को काफी ज्यादा गर्म लग रही थी। वो बेचैनी से यहाँ वहाँ घूम रहा था और चारों तरफ देख रहा था। तभी उसकी नज़र सामने से आती एक लड़की पर जाती है जिसने पटियाला सूट पहना था। उसे देखकर वीर देखता ही रह जाता है। गोरा रंग, काले लंबे बाल जिसे उसने पोनी टेल में बांधा था। वो लड़की जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वीर के अंदर की गर्म बढ़ती जा रही थी। वो उस लड़की को बड़े ध्यान से देख रहा था जो अपना सिर नीचे करके अपने फोन को बार बार अपने कान से लगाकर उसे नीचे ले रही थी, जैसे किसी को कॉल कर रही हो, पर सामने से कोई आंसर नहीं दे रहा था। वो लड़की बार बार यही करते हुए कुछ बोलते हुए आगे बढ़ रही थी। वीर उसके लाल होठों को हिलता हुआ देख रहा था जिसे उसके अंदर की डिजायर बढ़ती जा रही थी। ये लड़की कोई और नहीं, सिया थी। उसका ध्यान वीर पर नहीं था। वो चलते हुए वीर के पास से निकलने लगती है कि वीर उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे सिया डर जाती है। वो डरी हुई आंखों से पीछे मुड़कर वीर को देखती है जो उसे ही अपने नसीली आंखों से देख रहा था। वीर उसे देख बोलता है, मेरी मदद करो। सिया उसे देख बड़े मासूमियत से बोलती है, क्या हुआ है आपको? तभी वीर उसका हाथ पकड़ के अपने सीने में खींच लेता है। सिया अब और डर जाती है। यहाँ तक का कल का चैप्टर था पर सब खराब हो गया, मुझे इतना फिर से लिखना पड़ा क्योंकि वीर और सिया की मुलाकात दिखानी जरूरी थी। सिया वीर के सीने से निकलने की पूरी कोशिश करती है पर वीर पर नशा कुछ ज्यादा ही हावी होता जा रहा था और अब तो जब वीर ने सिया को अपने सीने से लगाया तब तो उसके अंदर का ड्रग्स वीर पर हावी होने लगा था। सिया अपने आप को वीर से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी पर वो वीर को हिला भी नहीं पा रही थी। तभी उसके कानों में वीर की आवाज आती है जो कुछ अजीब थी सिया के लिए, पर वीर पूरा नशे में था। उसकी आवाज से ही उसका पता चल रहा था कि उसे अब क्या चाहिए था। वीर सिया के कानों के पास जाके बोलता है, कितने पैसे लेती हो एक रात की? सिया को कुछ समझ नहीं आता है। वो अपना सिर वीर के सीने से बाहर निकाल के वीर को देखती है जो उसे ही देख रहा था। सिया उसे देख बोलती है, नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। आप कौन हो? देखो मेरा हॉस्टल यही पास में है, मुझे वहां जाना है, छोड़ो मुझे। वीर उसकी बात सुनकर अपना सिर यहाँ वहाँ घुमाता है। उसे कोई हॉस्टल नहीं दिखता है क्योंकि हॉस्टल थोड़ा आगे था जिसे वो वीर को नहीं दिख रहा था वहाँ। तो वीर उसे देख बोलता है कि बहने बना रही हो, यहाँ कोई हॉस्टल नहीं है, तुम बस अपनी कीमत बताओ, उसे डबल दूंगा तुम्हें पैसे आज रात के। सिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अब वीर के सीने में मारने लगी थी, उसे अपने आप से दूर कर रही थी पर उसके मारने से वीर पर कोई असर नहीं हो रहा था और नहीं धकेलने से वीर उसे छोड़ रहा था। वीर अब सिया के होठों की तरफ बढ़ जाता है। इसे
सिया देखती है वीर उसके पास आ रहा है तो वो अब और जोर जोर से रोने लगती है। वीर पूरा नशे में था, उसे सिया के रोने की आवाज नहीं आ रही थी, उसे बस अब सिया के होठ ही दिख रहे थे जो लाल लाल है और रोने की वजह से कांप रहे थे। वीर अब पूरा सिया के होठों की तरफ झुक चुका था। वो जैसे ही अपने होठ सिया के होठों पर रखता उसे पहले ही सिया अपना चेहरा घुमा लेती है, जिसे वीर के होठ सिया के मुलायम गालों पर जा लगते हैं। वीर को सिया के गाल काफी मुलायम लग रहे थे, वो उसके गाल पर किस करने लगा था। वहीं सिया का अभी भी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वीर सिया के गालों को किस करते हुए अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करता है, जिसका फायदा उठाकर सिया जल्दी से वीर को धक्का मारती है और वहां से भागने लगती है। वीर का गुस्सा बढ़ जाता है क्योंकि पहले ही उसे हाई डोज का ड्रग्स दिया गया है, उसे वो तड़प रहा है और ये लड़की उसकी बात नहीं मान रही है। सिया 2 कदम ही आगे भागी थी कि वीर उसे पकड़ के अपने पास खींच लेता है और का गेट खोलकर उसे काम में धक्का देता है, जिसे सिया का के सीट पर जाके गिर जाती है। वीर भी काम में आता है और सिया का जबड़ा पकड़ के जोर से दबाता है और अपने दांत पिसते हुए बोलता है, मैंने कहा ना तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, इतने पैसे दूंगा कि जिंदगी भर घर में बैठकर खा सकोगी, तो इतना नखरा क्यों कर रही हो। सिया डर से धर धर कांपने लगी थी क्योंकि वीर का चेहरा काफी डरावना हो गया था, उसकी आंखें नशे की वजह से लाल हो गई थी। सिया अब उसके सामने अपने हाथ जोड़ लेती है और बोलती है, मुझे जाने दो प्लीज। वीर का गुस्सा परवान चढ़ रहा था, वो गुस्से में ही सिया का दुपट्टा उसके शरीर से अलग करता है, जिसे देखकर सिया अब कुछ कुछ समझने लगती है। अब उसके डर का कोई ठिकाना ही नहीं था, अब वो अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगती है। वहीं दूसरी तरफ त्रियांश पीहू को एक नज़र देखता है और रूम से बाहर निकल जाता है। त्रियांश ने पूरे ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, वो आके अपनी कार में बैठ जाता है और खुद ही ड्राइव करने लगता है। अपना फ़ोन अपने हाथ में लेता है और वीर का नंबर ट्रैकिंग पर रख देता है, क्योंकि त्रियांश हैकर जो था वो वीर को लोकेशन देखता है और अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ सिया अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर मार रही थी, पर कहाँ हट्टा कट्टा वीर और कहाँ पतली सी सिया। वो अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर मार रही थी, पर गलती से सिया का थप्पड़ वीर को लगता है और एक चटाक की आवाज का में गूंज जाती है। वीर का चेहरा एक तरफ था, वो अब गुस्से से पूरा कांपने लगता है। उसका गुस्सा देखकर सिया अपना सलाइवा गटकते हुए बोलती है, सो सॉरी, गलती से लग गया, मुझे जाने दो प्लीज। वीर को सिया का चाटा जोर से नहीं लगा था, पर अब वीर को गुस्सा बहुत आ रहा था। वो उसे प्रोस्टिट्यूट समझ रहा था क्योंकि सिया इतनी रात को अकेले बाहर थी। वीर की सोचने समझने की ताकत ड्रग्स ने खत्म कर दी थी, इसलिए वीर सिया को प्रोस्टिट्यूट समझ रहा था। सिया के थप्पड़ मारने से वीर भी अपना हाथ गुस्से में सिया के ऊपर उठा देता है। सिया ये देखकर डर के मारे अपने आंखों को बंद करती है, पर कुछ पल बाद जब उसे कुछ नहीं दर्द होता है तो वो अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलती है और सामने देखती है, यहाँ वीर अपना हाथ बीच में ही रोक के उसे अपनी खूंखार आंखों से देख रहा था। वीर उसे नहीं मारता है क्योंकि सिया काफी दुबली पतली थी। वीर का एक हाथ लगते ही सिया भगवान को प्यारी हो जाती। वीर उसका जबड़ा कस के पकड़ता है और बोलता है, बस बहुत हो गया, तुमसे अच्छे से पेश आ रहा हूँ तो तुम कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही हो, अब देखो मैं तुम्हारा हाल क्या करता हूँ। इतना बोल के वीर सिया के गले को जोर से बाइट करता है, जिससे सिया की चीख निकल जाती है। वीर अब पूरा सिया के ऊपर था, अब सिया का बचने का कोई रास्ता नहीं था। वीर सिया के दोनों हाथों को पकड़ के उसके सिर के ऊपर लगा देता है, जिससे सिया वीर को मार ना पाए। सिया अपने आप को बार बार छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर कुछ नहीं हो रहा था। वीर सिया के चेहरे को देखता है जो रो रो कर लाल हो गया था। वीर एक पल के लिए सिया को देखता ही रह जाता है क्योंकि सिया थी ही बहुत खूबसूरत। वीर सिया के लाल होठों को देखता है जो रोने की वजह से कांपने लगे थे, जिसे देख वीर सिया के होठों की तरफ बढ़ जाता है। सिया वीर को अपने पास आता देख कर ना में सिर हिला रही थी, पर वीर कहाँ होश में था। उस पे तो ड्रग्स का ऐसा नशा चढ़ा हुआ था कि उसे अपने सामने रोती सिया के आंसू तक दिखाई नहीं दे रहे थे। वीर अपने होठ सिया के होठों पर रख देता है, जिसे वीर के अंदर एक कर्ज सा दौड़ जाता है। उसे इस एहसास को पाके काफी अच्छा लगने लगता है। वो अब अपनी होठों को दबाव सिया के होठों पर करने लगता है, जिसे सिया झटपटने लगती है। वीर सिया को किस कर रहा था और सिया कुछ कर नहीं पा रही थी। आखिरकार सिया थक गई, उसे अब अपने आप को बचाने की ताकत नहीं थी। वीर जो कर रहा है उसे करने दे रही थी, क्योंकि वीर ने उसे हर जगह से दबोच जो रखा था। कहाँ नाजुक सी दुबली पतली सिया वीर दे से हटे कट्टे लड़के से बच पाती, जो अकेला ही 10 पर भारी था। सिया को लग रहा था आज वो इस शैतान से बच ही नहीं पाएगी। वीर उसके होठों को किसी पागल की तरफ किस कर रहा था, क्योंकि उस पे ड्रग्स का जो असर था। तभी बाहर एक का आके रुकती है। त्रियांश उसका से उतर जाता है और सामने खड़ी कार के पास जाता है अपना फोन देखते हुए, क्योंकि वीर की लोकेशन यही दिखा रही थी जिसे ट्रैक करते हुए त्रियांश यहाँ आया था। त्रियांश वीर के कार के पास जाता है और अंदर देखता है, जहाँ वीर था उसके नीचे की लड़की को त्रियांश नहीं देख पा रहा था।
त्रियांश जल्दी से पीछे मुड़ जाता है और बोलता है इस कमीने को लड़की मिल भी गई। इतनी रात को आजू बाजू देखने लगता है और अपने आप से बोलता है यहाँ कोई रेड लाइट एरिया भी नहीं है। फिर वीर को कहाँ से लड़की मिली, क्योंकि त्रियांश को पता था वीर को ड्रग्स दिया गया है, पर उसे ये नहीं पता था कि वीर किसी लड़की के साथ ड्रग्स के नशे में जबरदस्ती कर रहा है। त्रियांश अपना सिर ना में हिलाता है और वहां से जाने लगता है। सिया की सांस उखड़ने लगी थी, जिसे महसूस करके वीर उसके होठों को छोड़ देता है। सिया को ना हिलता देखकर वीर की पकड़ भी ढीली हो जाती है। वीर सिया को छोड़ता है। वीर दे से ही सिया को छोड़ता है। सिया चिल्लाने लगती है, अपनी मदद के लिए पुकारने लगती है। उसे लगता है अगर कोई होगा तो उसकी मदद कर सकेगा। त्रियांश जो जा ही रहा था सिया की आवाज सुनकर रुक जाता है, जो बोल रही थी प्लीज मुझे जाने दो, कोई ही प्लीज मुझे बचाओ। जिसे सुनकर त्रियांश अपने आप से बोलता है अरे यार, लगता है किसी राह चलती लड़की को उठा लिया है इसने की। तभी सिया अपनी पूरी ताकत लगाकर वीर को अपनी ऊपर से धक्का देती है। वीर पहले ही नशे में था, वो थोड़ा साइड होता है, जिसे दुबली पतली सिया को अपने निकलने जितनी जगह तो मिल जाती है। वो जल्दी से वीर के एक साइड से निकल के डोर खोलने की कोशिश करती है, पर डोर लॉक था, जिसे सिया शीशे पर मारने लगती है और बोलती खोलो इसे, प्लीज खोलो। त्रियांश जो बाहर खड़ा था वो ऐसे शीशे पर मारे जाने से पीछे मुड़कर देखता है, जहां एक लड़की रोते हुए उसे खोलने को बोल रही थी। तभी वीर उसे पीछे से पकड़ लेता है, जिसे सिया की आंखें डर से भर जाती है। त्रियांश जल्दी से आगे आता है और डोर खोलने लगता है, पर वो अंदर से बंद था। त्रियांश आजू बाजू देखता है, जहां एक बड़ा पत्थर था, जिसे देखकर त्रियांश जल्दी से वो पत्थर उठा लेता है और का के शीशे पर मारता है, जिसे का शीशा टूट जाता है। और त्रियांश अपना हाथ का के अंदर डालकर डोर को अनलॉक करता है और पीछे आके पीछे वाले डोर को खोलता है। तभी वहां कुछ बॉडीगार्ड आते हैं। त्रियांश उन सबको गुस्से से देखता है, क्योंकि आज जो भी वीर के साथ हो रहा था वो उनकी लापरवाही का असर था। वीर इतना नशे में था कि शीशा टूटने का शोर भी उसे सुनाई नहीं दे रहा था, पर सिया ने सुन लिया था। उसे अब अपने बचने का रास्ता दिख रहा था। वो जल्दी से फिर से चिल्लाने लगती है प्लीज मुझे बचाओ। सिया जोर जोर से चिल्ला रही थी, जिसे सुनकर त्रियांश अपने कान पर हाथ रख देता है और बोलता है कितना चिल्ला रही है। ये बोल के वो आगे बोलता है चुप हो जाओ, बचा रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला कर मेरा कान फाड़ो। इतना बोल के त्रियांश वीर का कॉलर पकड़ के उसे का से बाहर निकालता है, जो सिया के ऊपर था। सिया एक चैन की सांस लेती है, क्योंकि वीर का वजन उसे सहा नहीं जा रहा था और उसे अब अच्छा लग रहा था कि वो बच गई है। वो जल्दी से का से बाहर आती है और त्रियांश को देखती है तो डर जाती है। त्रियांश के बाल खुले थे, जो हवा की वजह से उठ रहे थे। उसने पूरे ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। सिने देख एक पल के लिए सिया डर जाती है, पर तभी वीर त्रियांश से छुटने की कोशिश करता है, जिसे देख सिया का डर और बढ़ जाता है। वीर त्रियांश से छुट जाता है और सिया की तरफ बढ़ता है, पर फिर से त्रियांश उसे पकड़ लेता है और सिया को देख बोलता है कोई हो। सिया अपनी रोती आवाज में बोलती है मैं सिया हूँ। त्रियांश आगे बोलता है तुम इसके पास कैसे आए। सिया रोते हुए हो बोलती है मैं तो हॉस्टल जा रही थी, पर इन्होंने ही मुझे पकड़ लिया। त्रियांश अपने वॉच में टाइम देखता है और अजीब नजरों से सिया को देख बोलता है मुझे क्या बेवकूफ़ बना रही हो, टाइम देखा है, मेरे हिसाब से हॉस्टल का गेट 10 बजे ही बंद हो जाता है। तभी सिया तपाक से बोलती है हाँ, पर मैं मेडिकल में आई थी, मेरा हॉस्टल यही है पास में। वही वीर त्रियांश से छुटने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी नज़र सिया पर ही थी। उसे सिया चाहिए थी आज के लिए। त्रियांश ने भी उसे बड़े मुश्किल से पकड़ रखा था। त्रियांश अपने बॉडीगार्ड को देख बोलता है इसे इसके हॉस्टल तक छोड़ आओ। सिया जो पहले ही वीर की हरकत से डर गई थी, वो उस बॉडीगार्ड को देखती है जो हट्टा कट्टा था। उसे देख सिया फिर से डर जाती है और अपना सिर ना में हिलाते हुए बोलती है नहीं मैं चली जाऊंगी। इतना बोलकर सिया वहां से निकल जाती है। त्रियांश उसे कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उसके चेहरे से उसका डर देखा जाता था। ऊपर से सिया थर थर कांप रही थी, जिसे त्रियांश अच्छे से देख पा रहा था। सिया के जाने के बाद त्रियांश उस बॉडीगार्ड को देख बोलता है उसके पीछे जाओ, जब तक वो अपने हॉस्टल ना पहुंच जाए आना मत। इतना बोल के त्रियांश वीर को देखता है, जो सिया को जाते हुए देख रहा था। त्रियांश उसे देख उसके सिर पर मारते हुए बोलता है क्या एक छोटी बच्ची के साथ जबरदस्ती करेगा। वीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो त्रियांश को देखता है और फिर सिया को, जो वहां से भागते हुए जा रही थी, उसे देख वीर अपने सिर को खुजाते हुए बोलता है हाँ यार छोटी तो है, पर मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की, मैं उसे पैसे तो दे रहा था। ये सब वीर लड़खड़ाते हुए बोल रहा था। त्रियांश वीर की हालत देखकर ना में सिर हिला देता है और उसे कार में बैठाते हुए बोलता है चल तुझे डॉक्टर के पास लेके जाता है। इतना बोल के वीर को कार में बैठा देता है। त्रियांश का ड्राइव कर रहा था और वीर अपना शर्ट निकाल
रहा था क्योंकि उसे काफी गर्मी लग रही थी ड्रग्स की वजह से, जिसे देख त्रियांश कुछ नहीं बोलता है। वीर अपना शर्ट निकाल देता है और फिर अपनी पेंट की बेल्ट निकालता है, जिसे देख त्रियांश की आंखें छोटी हो जाती है। वीर बेल्ट निकाल देता है, अब वो अपनी पेंट के बटन खोलने लगता है, जिसे देख त्रियांश चिढ़ते हुए बोलता है, अब क्या नंगा होगा, मेरे सामने लेके जा रहा हूँ ना हॉस्पिटल, रुक 5 मिनट रुक। इतना बोल के त्रियांश काकी स्पीड बढ़ा देता है, इस डर से कि कहीं वीर अपने पूरे कपड़े ना उतार दे। त्रियांश का एक हॉस्पिटल के बाहर लेके आता है और जल्दी से बाहर आके वीर को बाहर लेके आता है, क्योंकि वीर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो अब अपने आप को ही हर्ट करने लगा था, उसके अंदर की गर्मी बढ़ती जा रही थी जिसे वो सह नहीं पा रहा था, इसलिए वो अपने नाखून अपने आप को ही मार रहा था। त्रियांश जल्दी से वीर को हॉस्पिटल के अंदर लेके जाता है, जहां उसने आने से पहले ही कॉल करके बता दिया था। वो जल्दी से वीर को एक वार्ड के अंदर लेके चला जाता है, जहां डॉक्टर उसका वेट कर रहे थे। वीर को देखकर डॉक्टर जल्दी से उसके पास आते हैं और उसका ब्लड लेते हैं, ताकि ये पता कर सके कि कौन-सा ड्रग्स वीर को दिया गया है। डॉक्टर वो ब्लड लेके जल्दी से चेक करने लगते हैं कि कौन-सा ड्रग्स वीर को दिया गया है, ताकि उसका एंटीडोट वीर को दे सके। तब तक वीर ने पूरे वार्ड को तहस नहस कर दिया था। उसे एक लड़की की जरूरत थी जो उसे नहीं मिल रही थी। त्रियांश भी कुछ नहीं बोलता है, जो वो कर रहा है उसे करने देता है। अब क्या किया जाएगा, ड्रग्स का नशा है, कुछ किया नहीं जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ सिया भागते हुए अपने हॉस्टल आती है और गेट के अंदर चली जाती है। गेट पर एक वॉचमैन था, वो सिया को देखकर बोलता है, क्या हुआ बेटा, और तुम इतनी रात को कहाँ गई थी। सिया वॉचमैन अंकल को देखती है, जिनकी उम्र करीब 45-50 होगी। वो जल्दी से उन्हें देखकर बोलती है, अंकल वो मैं मेडिकल में गई थी दवाई लेने। इतना बोल के सिया अंदर की तरफ भागती है। वो बॉडीगार्ड सिया को गेट के अंदर गया देखकर वहां से निकल जाता है। सिया भागते हुए अंदर आती है और उस लड़की को देखती है जो अभी भी अपना पेट पकड़ के बैठी थी। वो सिया को देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, तुम मेरी दवाई लेके आ गई, जल्दी दो मुझे, नहीं तो दर्द की वजह से मेरी जान निकल जाएगी। सिया उसे गुस्से से देखते हुए उसे उसकी दवाई देती है। वो लड़की दवाई खाती है और फिर सिया उस पे चिल्लाते हुए बोलती है, अब से ये दवाई हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि तेरी दवाई के चक्कर में आज मैं मरते मरते बच गई हूँ, पता है आज क्या हुआ। वो लड़की सिया को देख बोलती है, क्या हुआ। सिया उसे रोते हुए सब बता देती है, जिसे सुनकर वो लड़की भी डर जाती है। वो लड़की सिया को देख बोलती है, सॉरी सिया, मेरी वजह से तेरे साथ ये सब हो गया। सिया कुछ नहीं बोलती है और वॉशरूम में चली जाती है और अपने आप को आईने में देखती है, तो उसकी नज़र अपने गले पर जाती है, जहां वीर ने उसे बाइट किया था, जहां से अभी भी हल्का हल्का खून निकल रहा था, जिसे देख एक बार फिर सिया की आंखों में पानी भर जाता है और वो उस चोट को हाथ लगाते हुए बोलती है, शैतान कहीं का, कितना खतरनाक लड़का था वो। इतना बोल के सिया हाथ जोड़ते हुए ऊपर देखते हुए बोलती है, भगवान जी अब उसे कभी भी मेरे सामने मत लगा प्लीज। इतना बोल के वो वॉशरूम से बाहर चली जाती है। उसे क्या पता था उसकी बात भगवान नहीं सुनने वाला है, क्योंकि वीर उसकी जिंदगी में लिख चुका है। डॉट 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 वीर हॉस्पिटल के रूम में तोड़फोड़ मचा रहा था, क्योंकि त्रियांश ने उसे रूम में लॉक कर दिया था। क्योंकि वीर काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गया था, वो त्रियांश से भी संभल नहीं पा रहा था, इसलिए त्रियांश ने उसे रूम में बंद कर दिया था। वीर डोर को जोर जोर से लात मार रहा था, अब वो डोर कभी भी टूट सकता था। जो त्रियांश देख रहा था, वो अपने बाजू में खड़े डॉक्टर को देख बोलता है, क्या हुआ, अब तक रिपोर्ट नहीं आया क्या। वो डॉक्टर ये सब देखकर पहले ही डर गया था और अब त्रियांश की कर्कश आवाज सुनकर उसकी जान हलक में आ गई थी। वो डॉक्टर डरते हुए बोलता है, बस अभी आती ही होगी रिपोर्ट। त्रियांश डॉक्टर को देख गुस्से में बोलता है, कब से लगा रखा है, अब आएगी रिपोर्ट, अब आएगी रिपोर्ट, कब आएगी। अगर ये रूम से बाहर निकल गया ना तो मैं भी इसे संभाल नहीं पाऊंगा। तभी एक डॉक्टर अपने हाथ में रिपोर्ट लेके आता है और दूसरे डॉक्टर को देता है। वो जल्दी से रिपोर्ट रीड करता है और उस ड्रग्स का एंटीडोट मंगवाता है। दूसरा डॉक्टर जल्दी से उस ड्रग्स का एंटीडोट लेकर आता है। वो डॉक्टर अब त्रियांश को देख रहे थे अपनी आस भरी नजरों से, क्योंकि वीर बहुत जोर जोर से डोर पर लात मार रहा था, जिसे डॉक्टर डर गए थे कि अंदर कैसे जाए। त्रियांश उन्हें एक नज़र देखता है और गहरी सांस लेता है और अपने बॉडीगार्ड को देखता है। वो लोग जल्दी से आगे आते हैं। त्रियांश डोर के पास जाता है और वीर को आवाज लगाते हुए बोलता है, वीर रुक, मैं डोर ओपन कर रहा था पर अब उस पे लात घुसे बरसाने बंद कर, मैं खोल रहा हूँ डोर। वीर उसकी आवाज सुनकर रुक जाता है, तो त्रियांश जल्दी से डोर ओपन करता है, तो बॉडीगार्ड अंदर घुस जाते हैं वीर को पकड़ने के लिए। पर वीर इतना एग्रेसिव हो गया था कि 4 बॉडीगार्ड से भी संभल रहा था। वीर उन चारों को जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर त्रियांश ना में सिर हिला देता है और बोलता है,
यार इसे मेरे सिवा कोई नहीं संभाल सकता है। इतना बोलकर त्रियांश आगे बढ़ जाता है और वीर को पीछे से पकड़ लेता है। वीर त्रियांश से छूटने की कोशिश करता है पर छूट नहीं पाता है। त्रियांश डॉक्टर को देख बोलता है, देख क्या रहा है, एंटीडोट दे इसे। क्या पूरा हॉस्पिटल को तहस नहस करना है क्या? वो डॉक्टर जल्दी से आगे आते हैं और वीर को उस ड्रग्स का एंटीडोट देते हैं। कुछ ही पल बाद वीर थोड़ा थोड़ा शांत होता है पर अभी भी त्रियांश ने उसे पकड़ रखा था। थोड़ी देर बाद वीर बेहोश हो जाता है। त्रियांश उसे एक बेड पर लेटा देता है और एक नज़र वीर को देखता है और अपने बॉडीगार्ड से बोलता है, जब तक ये होश में ना आए यहाँ से हिलना मत। वो लोग हमें सिर हिला देते हैं। त्रियांश वीर को देख अपने मन में बोलता है, मोना ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब देख तेरे साथ क्या करता है ये वीर। अब तू वीर को वो रूप देखेगी जो आज तक किसी ने नहीं देखा है, बस उसे होश में आने दे। इतना बोल के त्रियांश रूम से बाहर निकला जाता है घर के लिए। करीब 1 घंटे बाद त्रियांश की कार ओबरॉय मैंशन के आगे आके रुकती है। त्रियांश कार से उतर के घर के अंदर चला जाता है। वो सीधा अपने रूम में जाता है जहाँ पीहू बेड पर अजीब तरह से सो रही थी। त्रियांश अपना शर्ट निकालता है और पीहू के पास आता है। उसे ऊपर से नीचे तक देखता है जो पूरे बेड पर पसर के सो रही थी। पूरे बेड को अपने कब्जे में लेके पीहू मस्त से सो रही थी। उसे ऐसे सोता देखकर त्रियांश ना में सिर हिला देता है और नीचे पड़ा ब्लैंकेट उठा के बैग की तरफ आता है जो पीहू ने अपने छोटे छोटे पैरों से उसे नीचे गिरा दिया था। त्रियांश पीहू को पकड़ के अपने पास खींचता है और लेट जाता है पीहू को अपने सीने से लगाकर, और वो ब्लैंकेट अपने और पीहू के ऊपर डाल देता है और पीहू का मासूम चेहरा देखता है जो उसके सीने में घुसा हुआ था। उसे देखते देखते त्रियांश की भी आंख लग जाती है। वो पीहू को अपने सीने से लगाकर सो जाता है। सुबह का समय। त्रियांश की आंख सुबह के 8 बजे खुलती है क्योंकि कल रात त्रियांश लेट घर आया था और ऊपर से पीहू उसके पास थी, जिस वजह से त्रियांश को अच्छी नींद आई थी। वो अपनी आंखों को खोलता है और देखता है जहां पीहू उसके दोनों पैरों पर अपना एक पैर रखकर और त्रियांश के एक हाथ पर अपना सिर रखकर उसे कस के पकड़कर सो रही थी, जिसे देखकर त्रियांश के चेहरे पर स्माइल आती है। वो पीहू के प्यारे चेहरे को देखता है जो कुछ ज्यादा ही प्यारा और मासूम था। उसे देखते हुए त्रियांश के हाथ अपने आप ही पीहू के गाल पर चले गए थे। त्रियांश पीहू को गाल को सहलाते हुए बोलता है, पता नहीं, पर तुम्हारे पास होने से मुझे अच्छा लगता है। जो त्रियांश कभी सोता नहीं था, तुम्हारे पास होने से उसे अच्छी नींद आती है। अब मैं तुम्हें अपने आप से कभी भी दूर जाने नहीं दूंगा। अब तुम मेरी हो त्रियांश ओबरॉय की। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए लाऊंगा। तभी पीहू भी हिलाने लगती है। ये देखकर त्रियांश अपना हाथ हटा देता है पर कुछ फायदा नहीं। पीहू अपनी नीली आंखों को खोलती है और फिर बंद करती है। ऐसे ही पीहू 2-3 बार करती है जिसे त्रियांश का दिल मचलने लगता है क्योंकि पीहू उसे किसी बच्चे जैसी लग रही थी। पीहू अपनी प्यारी नीली आंखों को खोलकर त्रियांश को देखती है जो उसे ही बिना पलके झपकाए देख रहा था। पीहू त्रियांश को देखते हुए प्यारी सी स्माइल देती है और उठकर बैठ जाती है। बेड पर त्रियांश भी उसे ही देख रहा था। पीहू जल्दी से त्रियांश की गोद में जाके बैठ जाती है और उसके गाल पर किस करती है। ये देखकर त्रियांश तो शोक में चला जाता है क्योंकि पीहू के नर्म होंठ उसे अच्छे से फिल हुए थे। त्रियांश पीहू को देख बोलता है, क्या बात है, आज किस दे रही हो? तभी पीहू तपाक से बोलती है, हाँ राक्षस अंकल। पीहू जब किसी से बहुत प्यार करती है तो पीहू उसे किस्सी देती है। ये सुन के तो त्रियांश का दिल हवा में उड़ने लगता है कि पीहू उसे प्यार करती है। त्रियांश अपनी आंखों में चमक लिया बोलता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तो पीहू मासूमियत से हाँ में सिर हिला देती है। अब त्रियांश को कौन बताए कि पीहू का प्यार कुछ अलग है, बेचारा गलत समझ बैठा है। पीहू त्रियांश की आंखों में देखकर अपनी प्यारी नीली आंखों को टिमटिमाते हुए त्रियांश को देख बोलती है, हाँ पीहू सबसे प्यार करती है को उसे अच्छे से रहता है। अब को पता है पीहू को कल डर लग रहा था, फिर आप आए, आपने पीहू को अकेला नहीं छोड़ा, इसलिए पीहू ने आपको प्यारी सी किसी दे दी। पीहू सबको सुबह उठने के बाद किसी देती है, मम्मा को भी पीहू रोज किसी देती है। ये सुनकर त्रियांश का मुंह उतर जाता है। उसे लगा था कि पीहू उसे प्यार करती है इसलिए उसे किस किया, पर उसके उमड़े हुए जज्बातों पर पीहू ने अपने क्यूटनेस से पानी फेर दिया। त्रियांश पीहू को अपने पास और खिलता है और उसे देख बोलता है, अच्छा अब तुम मुझे रोज ऐसे ही किस करोगी? ये सुनकर पीहू का मुंह बन जाता है और वो अपने क्यूट से फेस से त्रियांश को देखती है जो उसे ही देख रहा था। फिर त्रियांश आगे बोलता है, हाँ तुम मुझे रोज किस करोगी? पीहू तपाक से बोलती है, पर पीहू तो रोज मम्मा के साथ सोएगी न, फिर आपको किस कैसे करेगी? त्रियांश उसे देख ईवल स्माइल करते हुए बोलता है, बस कुछ दिन ही तुम अपनी मम्मा के साथ सोओगी। तभी पीहू फिर से अपनी प्यारी आंखों से उसे देखते हुए बोलती है, कीव राक्षस अंकल, मैं कुछ दिन ही कीव मम्मा के साथ सोऊंगी। मम्मा कहीं जा रही है, अगर मम्मा जा रही है तो पीहू भी मम्मा के साथ जाएगी क्योंकि पीहू मम्मा के साथ ही सोएगी। त्रियांश उसकी बात सुनकर बोलता है,
नहीं, तुम्हारी मम्मा कहीं नहीं जा रही है, पर हाँ अब तुम मेरे रूम में परमानेंटली आओगे क्योंकि अब तुम्हें राक्षस अंकल को तुम्हारे साथ रहना है, अब तुम मेरे साथ रहोगी। पीहू उसे देखते हुए अपनी क्यूट आवाज में बोलती है, कीव राक्षस अंकल पीहू आपके साथ कीव रहेगी क्या? राक्षस अंकल को भी डर लगता है अकेले सोने से, पीहू की तरह तो कोई नहीं, पीहू अपनी मम्मा के साथ सोती है, आप अपनी मम्मा के साथ सो जाना। हाँ राक्षस अंकल, तो आपको भी पीहू की तरह डर नहीं लगेगा। त्रियांश उसकी मासूमियत पर हल्का सा मुस्कुरा देता है, ये सोचकर कि इस मासूम सी बच्ची को ऐसा लग रहा है कि उसे डर लग रहा है, पर उसे कोई बताए कि उसका ये राक्षस अंकल कितना बड़ा राक्षस है। त्रियांश हल्दी से अपना सिर ना में हिला देता है और बोलता है, नहीं अब हमारी शादी होगी ना तो तुम मेरे साथ मेरे पास ही रहोगी हमेशा के लिए। पीहू शादी की बात सुनकर खुश जो जाती है और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आती है। वो त्रियांश को देख बोलती है, शादी आपकी और मेरी शादी होगी, वो गुड्डा गुड्डी जैसे वाली शादी को पीहू हमेशा खेलती है वैसे वाली शादी। त्रियांश को कुछ ज्यादा समझ नहीं आता है, पर हाँ पीहू के दिमाग के हिसाब से वो अपना सिर हाँ में हिला देता है और बोलता है, हाँ हमारी शादी होगी क्योंकि रीडर यही चाहते हैं हमारी शादी हो। पीहू इतनी खुश हो जाती है, उसे लग रहा था कि गुड्डा गुड्डी वाली शादी होगी जो हमेशा से खेलती आए है, इसलिए पीहू खुशी में मारे त्रियांश के गोद में खुदते हुए अपने छोटे छोटे हाथों से ताली बजाते हुए बोलती है, पीहू की शादी होगी, पीहू की शादी होगी गुड्डा गुड वाली जैसी। इतना बोलकर पीहू त्रियांश के गले लग जाती है, जिसे देख त्रियांश भी उसे कस के पकड़ लेता है। डॉट 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 पीहू त्रियांश के गले लगी हुई थी, वही त्रियांश के चेहरे पर भी एक स्माइल थी। त्रियांश पीहू से बोलता है, पीहू तुम मुझसे शादी करोगी ना? पीहू जल्दी से अपने आप को त्रियांश से दूर करती है और त्रियांश को देखकर जोर जोर से अपना सिर हाँ में हिला देती है। त्रियांश उसकी हाँ सुनकर उसके होठों पर अपना अंगूठा फिराते हुए बोलता है, शादी के बाद तुम मुझे रोज किस दोगी ना? पीहू फिर से हाँ में सिर हिला देती है तो त्रियांश पीहू के होठों की तरफ बढ़ जाता है। पीहू उसे ही अपनी नीली मासूम आंखों से देख रही थी। त्रियांश पीहू के होठों के बहुत पास था कि तभी पीहू बोलती है, राक्षस अंकल पीहू को छोड़ो, पीहू को जाना है। त्रियांश पीहू की एक नहीं सुनता है और अभी भी पीहू के होठों की तरफ बढ़ रहा था। वो उसे किस करता उससे पहले ही पीहू अपनी क्यूट सी प्यारी आवाज में बोलती है, राक्षस अंकल पीहू को छोड़ो, पीहू को सूसू आई है। त्रियांश जो उसे किस करने ही वाला था उसका मुंह अजीब हो जाता है, जैसे कि क्या सुन लिया हो, कि तभी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। पीहू की बात सुनकर जो उसे बोल रही थी, राक्षस अंकल पीहू को जल्दी छोड़ो, पीहू को बहुत जोरों से सुसु आई है। त्रियांश जल्दी से उसे उठा के बेड से नीचे खड़ा करता है और अपनी अजीब आवाज में बोलता है, जाओ जल्दी जाओ। त्रियांश पीहू को जाते हुए देख रहा था को भागते हुए वॉशरूम में घुस जाती है। त्रियांश उसे देख बोलता है, कल जब किस करने गया तब इसे भूख लग गई, आज जब किस करने गया तब इसे सू। इतना बोल के त्रियांश चुप हो जाता है और अपने आप से बोलता है, क्या? त्रियांश खुद को खलनायक बोलता है, इस छोटी सी बच्ची ने तेरी अच्छी खासी बजा के रखी है, तुझे इसके पास जाने का मन करता है और ये है कि इसे कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं शादी के बाद मेरा क्या होगा। इतना बोल के त्रियांश बेड से उठ जाता है और रूम के बाहर चला जाता है। त्रियांश नीचे आता है, उसने अपनी अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहना था, उसकी मस्कुलर बॉडी काफी अट्रैक्टिव दिख रही थी, उसके वो 8 पैक एप्स, मस्कुलर चेस्ट, उसका गठीला बदन, अगर कोई उसे देखे तो बस देखता ही रह जाए। वही हाल कुछ वहाँ का था उस घर के सर्वेंट का, लड़की हो या लड़का सबकी नज़र त्रियांश की मस्कुलर बॉडी पर रुक गई थी। एक पीहू ही थी जिसे त्रियांश को ऐसे देखने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था। त्रियांश अपने फुल एटीट्यूड से चलते हुए नीचे आता है, उसका एटीट्यूड ही उसे और खतरनाक बनाता था। वो सोफे पर आके बैठ जाता है और एक सर्वेंट को देखता है, वो जल्दी से त्रियांश के लिए ब्लैक कॉफी बनाने किचन में भागता है। वही सब सर्वेंट अपने होश में आते हैं। वहाँ काम करने वाले सर्वेंट को पता था कि इस घर का एक बड़ा बेटा भी है, पर कभी देखा नहीं था इन लोगों से उसे, पर कल जब त्रियांश आया और जो कुछ भी यहाँ हुआ और उसने जो कुछ भी किया, उसे देखकर सारे सर्वेंट उसे डरने लगे थे, क्योंकि अधीर पीहू को अपने साथ ले गया था। त्रियांश ने एक ही रात में उसे इस घर में वापस लाया था, जिसे देख सब लोग उसकी ताकत का अंदाजा लगा चुके थे और ऊपर से उसके इतने खतरनाक लुक जिसे वो लोग पहले ही डर चुके थे। वो सर्वेंट जल्दी से त्रियांश के लिए ब्लैक कॉफी लाता है और त्रियांश के सामने रखता है। त्रियांश उसे उठा लेता है और दूसरे सर्वेंट को देख बोलता है, कमला माँ कहाँ है? वो त्रियांश को देख डरते हुए बोलता है, सब वो तो कल के इसमें मारी गई है।
त्रियांश जो कॉफी पी रहा था उसके हाथ वहीं रुक जाते हैं। वो कस के अपनी आंखों को बंद करता है। उसे याद आता है कैसे कमला माँ उसके साथ खेलती थी बचपन में। जब भी शीला जी कुछ घंटों के लिए बाहर जाती थी तब शीला जी के बाद त्रियांश को कमला माँ ने ही संभाला था। वो त्रियांश से प्यार से बात करती थी, उसे अच्छे से खाना खिलाती थी। पर फिर कुछ साल पहले त्रियांश ये घर छोड़कर चला गया था, पर यहाँ का कुछ भी भूला नहीं था। कल त्रियांश ने ध्यान ही नहीं दिया था कि कमला माँ को भी कुछ हुआ होगा। त्रियांश अपने आंखों को खोलता है और उस सर्वेंट को देख बोलता है, यहाँ कितने काम करने वालों को जान गई है, मुझे सबकी लिस्ट चाहिए 5 मिनट में। जब तक मेरी कॉफ़ी ख़त्म होती है तब तक मेरे सामने लिस्ट तैयार चाहिए। इतना बोल के त्रियांश कॉफ़ी पीने लगता है। वो सर्वेंट जल्दी से लिस्ट तैयार करने लग जाता है। त्रियांश की कॉफ़ी खत्म होने से पहले ही वो सर्वेंट उसके सामने लिस्ट रख देता है। त्रियांश उस लिस्ट को देखता है। सबसे ऊपर कमला माँ का नाम था, फिर कुछ सर्वेंट का जिसमें कुछ औरतें थी तो कुछ लड़के थे। सब मिलकर 5-6 लोग थे जिनकी मौत हुई थी। त्रियांश उस लिस्ट को देख अपने बॉडीगार्ड को देख बोलता है, इसके घर में कितने लोग हैं मुझे सब पता करके बताओ, और हाँ इनके घर वालों के अकाउंट में पैसे डालो ताकि। तभी वहाँ एक फ़ोन जोर जोर से बजने लगता है जिससे त्रियांश को गुस्सा आता है। वो अपनी लाल खतरनाक आंखों से सबको देखता है। सब लोग एक कदम पीछे हो जाते हैं। त्रियांश उन्हें देख चिल्लाते हुए बोलता है, किसका फ़ोन है, जल्दी उठाओ वरन जान से जाओगे। एक सर्वेंट आगे आके बोलता है, सर ये फ़ोन हमारे में से किसी का नहीं है, ये फ़ोन कमला माँ का है, उनकी पोती कल से उन्हें फ़ोन कर रही है, हमने उसका फ़ोन नहीं उठाया है। क्या कहते उनकी पोती को कि उनकी दादी अब नहीं है इसलिए हम फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ये सुनकर त्रियांश का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है, तभी वो फ़ोन भी बंद हो जाता है। त्रियांश उस सर्वेंट को देख बोलता है, ये कमला माँ की पोती कौन है, कहाँ है वो। सर्वेंट अपना सिर झुका के ही बोलता है, उनकी पोती यही कहीं हॉस्टल में रहती है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि कमला माँ की पोती कौन है, क्योंकि मेरे रीडर्स काफ़ी समझदार है। वो सर्वेंट आगे कुछ बोलता उससे पहले ही त्रियांश का फ़ोन बजता है। वो उसे उठा लेता है और सारे सर्वेंट को देख बोलता है, हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाओ हॉस्पिटल ले जाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में वीर अभी भी बेहोश था, पर उसे अब हल्का हल्का होश आ रहा था। कुछ ही देर में वीर को होश आता है और वो अपनी आंखों को खोलकर उठकर बैठ जाता है और अपना सिर पकड़ लेता है क्योंकि उसके सिर में दर्द हो रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है, छोड़ो मुझे जाने दो ना। ये सुनकर वीर अपना सिर उठाकर आजू बाजू देखता है। उसे लगा आवाज़ यहाँ कहाँ से आई है, पर फिर अचानक ही वीर को कल रात का कुछ याद आने लगता है। उसके सामने सिया का धुंधला धुंधला चेहरा आने लगता है जो आंसू से भरा हुआ था, जिसे याद करके वीर जल्दी से खड़ा हो जाता है। वीर अपने आप से बात करता है, ये लड़की कौन है। और तभी वीर को कल रात मोना ने उसे ड्रग्स दिया था ये याद आता है। ये याद आते ही वीर को खून खौल जाता है। वो अपने दांत पिसते हुए अपनी आंखों में चिंगारी लाता हुआ बोला, मोना डार्लिंग तुमने ये अच्छा नहीं किया वीर के साथ। अब देख वीर तेरा क्या हाल करता है, बहुत गर्म चढ़ी है ना तुझे, तेरी सारी गर्म अब ये वीर निकलेगा। इतना बोल के वीर गुस्से से बाहर निकल जाता है। बॉडीगार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वीर का गुस्सा वो लोग भी जानते हैं, जिस वजह से वो लोग भी वीर के सामने जाने से डर रहे थे, क्योंकि वीर गुस्से में क्या करता है ये सब लोग अच्छे से जानते थे। एक बॉडीगार्ड त्रियांश को फोन करके बताता है कि वीर को होश आ गया है और वो गुस्से से बाहर निकला है। वही त्रियांश अपने घर में था जब उसे कॉल आया था। त्रियांश सामने वाले की बात सुनकर फोन रखता है और बोलता है, आज तो गई मोना काम से। इतना बोल के त्रियांश हंसते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। वही पीहू वॉशरूम से बाहर आती है और अपनी नीली प्यारी आंखों को टिमटिमाते हुए पूरे रूम को देखती है और अपने प्यारे आवाज में बोलती है, अरे राक्षस अंकल कहाँ चले गए, पीहू को अकेला छोड़कर पीहू भी उनके पीछे जाएगी। इतना बोलकर पीहू तुनक कर रूम से बाहर जाने लगती है। पीहू डोर ओपन करती है और डे से ही बाहर जाने लगती है। किसी से टकरा जाती है। टकराने के बाद पीहू अपना माथा पकड़ के अपने आप से बोलती है, पीहू ने तो डोर ओपन किया था ना, फिर डोर कैसे लग गया पीहू को। पीहू को दर्द हो रहा है। त्रियांश उसकी बात सुनकर अपना सिर न में हिला देता है। डे से बोल रहा है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। तभी पीहू के कानों में आवाज आती है, लिटिल कीटन ऊपर देखो, डोर नहीं मैं हूँ। पीहू जल्दी से अपना चेहरा ऊपर करके अपने मादे को सहलाते हुए अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, राक्षस अंकल आप की डोर बंद कर यहाँ खड़े हो, आपकी वजह से पीहू को लग गया ना। इतना बोल के पीहू अपना एक छोटी सी उंगली अपने माथे पर रखकर त्रियांश को दिखाते हुए बोलती है, देखो पीहू को लग गई ना, पीहू को दर्द हो रहा है। त्रियांश उसका माथा देखता है जो लाल हो गया था। ये देख
कर त्रियांश शॉक था। वो अपने चेस्ट को देखता है जिसे पीहू टकराई थी। ये देखकर त्रियांश अपने मन में बोलता है, यार कितनी नाजुक है, इतने से इसका माथा लाल हो गया। इतना बोल के अपना पत्थर जैसा हाथ पीहू के माथे पर रखकर उसे सहलाने लगता है। पीहू त्रियांश का पत्थर जैसा हैवी हाथ को अपने नाजुक हाथों से पकड़ के उसे अपने माथे से हटाने लगती है, पर हटा नहीं पाती है तो अपना मुंह बनाकर पीहू क्यूट से आवाज में बोलती है, राक्षस अंकल अपना हाथ हटाओ ना, बहुत हैवी है। ये सुनकर त्रियांश जल्दी से अपना हाथ हटा देता है। पीहू त्रियांश को टुकुर टुकुर देख रही थी। तभी पीहू त्रियांश को देखते हुए बोलती है, राक्षस अंकल आप फिर से नंगे पुंगे होके घूम रहे हो, ऐसे घर में घूमना बैड मैनर्स होते हैं, आपने कपड़े कीव नहीं पहने हैं। तभी त्रियांश की आंखें छोटी जो जाती है और वो पीहू को कमर से पकड़ के एक हाथ से उठा लेता है और उसे अपने साथ बेड पर लेके जाके उसे अपने नीचे लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आता है। पीहू तो बस त्रियांश को अपने टिमटिमाती आंखों से टुकुर टुकुर देख रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आता है, वो बस एकटक त्रियांश को देख रही थी। तभी त्रियांश पीहू को देख बोलता है, क्या कहा तुमने, मैं नंगा पुंगा होके घर में घूम रहा हूँ, मैं तुम्हें कहाँ से नंगा दिख रहा हूँ, जरा ठीक से देखो मैंने पैंट पहनी हुई है। पीहू तपाक से बोलती है, पर आपने ऊपर कुछ नहीं पहना है, देखो। इतना बोल के पीहू अपने हाथ त्रियांश के चेस्ट पर रख देता है। त्रियांश के शरीर में झुनझुनाहट सी होने लगती है, पर वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोलता है, नहीं मैं ऐसे ही घूमता हूँ और मैं ऐसे ही घूमूंगा। तभी पीहू बोलती है, पर मेरी मम्मा मुझे ऐसे घूमने नहीं देती है। वो बोलती है, पूरे कपड़े पहनो, ऐसे नहीं घूमना चाहिए, गंदे मैनर्स होते हैं, तो आप की वैसे घूमोगे। त्रियांश उसकी क्यूट बातें सुनकर बोलता है, क्योंकि मैं लड़का हूँ मैं ऐसे घूम सकता हूँ। ये सुनकर पीहू की आंखों में चमक आती है जो त्रियांश देख लेता है और बोलता है, अब ये क्या करने वाली है। पीहू त्रियांश को थोड़ा दूर करने लगती है, जिसे देख त्रियांश थोड़ा सा ऊपर उठा जाता है। पीहू जल्दी जल्दी त्रियांश के नीचे से निकलकर बैठ जाती है त्रियांश के सामने और अपने कपड़े उतारने लगती है। पीहू ने अपने एक साइड के कंधे से फ्रॉक को नीचे किया था और अब दूसरी तरफ से करने वाली थी, जिसे देख त्रियांश की आंखों बाहर आने को होती है। वो जल्दी से अपनी फुर्ती दिखाते हुए पीहू का हाथ पकड़ लेता है जो फ्रॉक को उतारने के लिए बंधा था। पीहू त्रियांश का हाथ देखकर अपना मुंह बनाकर क्यूट सी आवाज में बोलती है, क्या हुआ राक्षस अंकल, पीहू को छोड़ो, पीहू को भी अपने कपड़े उतारने हैं। तभी त्रियांश अजीब सी आवाज में बोलता है, पर तुम कपड़े क्यों उतार रही हो। तभी पीहू अपनी आवाज में एक्साइटमेंट लाते हुए बोलती है, अरे अभी आप ही ने कहा ना लड़के ऐसे घूम सकते हैं, तो पीहू भी तो लड़की है, पीहू भी ऐसे घूम सकती है ना, छोड़ो पीहू का हाथ, पीहू को अपने कपड़े उतारने हैं। पीहू की बात सुनकर त्रियांश का मन कर रहा था कि कहीं जाके अपना सिर दीवार पे दे मारे। इस बेवकूफ लड़की को इतना भी नहीं पता कि लड़का लड़की में क्या फर्क है, पता भी कैसे होता बच्ची जो है। ये सोचते हुए त्रियांश अपने आप को कंट्रोल करता है और पीहू को देख बोलता है, नहीं तुम ऐसे बिना कपड़ों के नहीं घूमोगी। पीहू का मुंह बन जाता है और वो अपने मुंह का पाउट बनाकर अपनी प्यारी नाजुक सी आवाज में बोलती है, कीव राक्षस अंकल आप ऐसे घूम सकते हो। तो पीहू कीव नहीं। अब त्रियांश उसे क्या बताता कि कीव नहीं वो बिना कपड़े के घूम सकती है। तो त्रियांश उसके दूसरे कंधे से उसका फ्रॉक ऊपर करते हुए अपनी आवाज में नरमी लाते हुए बोलता है, अब से मैं भी बिना शर्ट के नहीं घूमूंगा, हाँ ये गंदे मैनर्स होते हैं, हाँ लिटिल किटन, अब मैं बस मेरे कमरे में ही बिना शर्ट के रहूंगा, हाँ अब तुम अपने कपड़े मत उतारो। पीहू जोर जोर से हाँ में सिर हिला देती है, जिसे देख त्रियांश चैन की सांस लेता है, नहीं तो उसे लग रहा था कि कहीं पीहू अपने कपड़े उतार के ना घूमे। तभी पीहू की क्यूट आवाज त्रियांश के कानों में गूंजती है। वो त्रियांश को देख बोलती है, राक्षस अंकल क्या हुआ। त्रियांश उसकी बात से होश में आता है और टाइम देखता है, उसे हॉस्पिटल जाना था। वो पीहू से दूर होता है और बेड से उठाने लगता है और पीहू को देख बोलता है, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तुम जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। पीहू हमें सिर हिला देती है और बाहर की तरफ जाने लगती है। तभी वो रुक जाती है और त्रियांश को देख बोलती है, राक्षस अंकल अब पीहू फिर से अकेली रहेगी, पीहू को अकेला डर लगता है, पीहू को आपके साथ जाना है, पीहू को भी लेके चलो ना राक्षस अंकल, घर में कोई नहीं है, पीहू को सबकी याद आ रही है, सब लोग कहाँ है राक्षस अंकल। पीहू की बातें सुनकर त्रियांश को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उसकी माँ हॉस्पिटल में है और पीहू यहाँ अकेली है, अगर कोई और होता तो उसके इस पागल दिमाग का फायदा उठा चुका होता। वो पीहू के पास आता है और बोलता है, नहीं तुम घर में रहो, मैं जल्दी आ जाऊंगा और सब लोग भी आ जाएंगे। इतना बोल के त्रियांश पीहू के होठों पर एक लाइट किस करता है और बोलता है, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट भी करना है ना। ब्रेकफास्ट का नाम सुनकर पीहू के चेहरे की चमक बढ़ जाती है, वो खुश हो जाती है, वो सब कुछ अब भूल गई थी, उसे अब बस याद है तो वो है खाना जो उसे कुछ देर में खाने वाली थी। खाने का नाम सुनकर पीहू जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है और बाहर की तरफ भागते हुए बोलती है, पीहू जल्दी से फ्रेश होके आएगी राक्षस अंकल, पीहू को यम्मी यम्मी खाना
खाना है ये सब बोलते हुए पीहू बाहर भाग जाती है, जिसे देख त्रियांश उसे ना में सिर हिलाते हुए देखता रहता है। त्रियांश अपना फोन निकालता है और वीर को कॉल करता है। वीर का ड्राइव कर रहा था, उसका चेहरा गुस्से से भर गया था। तभी उसका फोन बजता है। वीर फोन देखता है तो त्रियांश का कॉल था, जिसे देख वीर कॉल पिक करता है तो सामने से त्रियांश बोलता है, कहाँ है? वीर त्रियांश की बात सुन बोला, जा रहा हूँ किसी का हिसाब करने। त्रियांश उसकी बात सुनकर बोला, चले जाना पर बाद में, अभी हॉस्पिटल में निकल रहा हूँ, तू भी जल्दी आना। इतना बोलकर त्रियांश फोन रख देता है। वीर फोन को घूरने लगता है। उसे काफी गुस्सा आ रहा था। मोना के ऊपर उसका मन कर रहा था कि अभी जाए और उसकी औकात दिखाए, पर अब उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। पर वो अपने आप से बोलता है, मोना मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, बस ये हॉस्पिटल का मटर निपटा लूँ, फिर देखता हूँ तुझे। तभी वीर की नज़र रास्ते पर जाती है, जिसे देख उसे कल राय की याद आती है। ये वही रास्ता था जहाँ वीर कल रुका था। उसे अब धीरे धीरे सब याद आ रहा था। तभी वीर की नज़र अपने मिरर पर जाती है, जहाँ उसे खुद का ही अक्स दिख रहा था। उसे देखते हुए उसकी नज़र अपने गाल पर जाती है, जहाँ नाखून के खरोंचने के निशान थे, जिसे कल रात सिया ने दिया था। उसे देख उसे कल रात की बात याद आती है, कैसे वो उस लड़की को किस कर रहा था और वो लड़की अपने हाथ पैर मार रही थी। तभी उसके नाखून वीर के गाल पर लग गए थे। तभी उसे ये भी याद आता है कि उस लड़की ने उसे एक थप्पड़ मारा था, जो याद आते ही वीर की मुठिया स्टीयरिंग पर कस जाती है। वीर अपने गाल को देख अपने आप से बोलता है, तुम कौन हो पता नहीं, पर हाँ तुमने वीर पर हाथ उठाकर गलती कर दी है। अब इस गलती की सजा तुम्हें बहुत जल्द मिलेगी। इतना भबोलकर वो ईवल स्माइल करता है और काको मोड़कर वहां से निकल जाता है। ओबरॉय मेंशन। त्रियांश तैयार होकर नीचे आता है और डाइनिंग टेबल पर जाके बैठ जाता है। उसके लिए उसका सुपर हेल्दी फूड आता है, क्योंकि त्रियांश का जो कुक था उसे यहाँ बुलाया गया था, वो अब यही था। उसने ही त्रियांश का ब्रेकफास्ट बनाया था। त्रियांश एक नज़र ऊपर देखता है। वो पीहू को देख रहा था, जो अब तक नहीं आई थी नीचे। त्रियांश अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है, क्योंकि उसे लेट हो रहा था। वो अपना ब्रेकफास्ट करता है तो कुछ ही देर में पीहू आती है, जो अभी नहा कर आई थी। त्रियांश उसे देखता है तो उसके बाल अभी भी गीले थे। उसके गीले बाल देखकर त्रियांश बोलता है, लिटिल कीटन तुमने अपने बाल क्यों नहीं सुखाया? पीहू जल्दी से बोलती है, वो राक्षस अंकल पीहू को बाल सूखना नहीं आता है। उसकी बात सुनकर त्रियांश बोलता है, ब्रेकफास्ट करो और जल्दी से मेरे रूम में आओ। इतना बोलकर त्रियांश अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। वही पीहू के लिए भी ब्रेकफास्ट लग चुका था। वो उसे देख खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। त्रियांश अपना ब्रेकफास्ट करके ऊपर चला जाता है, उसे कुछ काम था। वही पीहू भी जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट करती है और त्रियांश के पास चली जाती है। पीहू त्रियांश के रूम का डोर खोलती है और अंदर चली जाती हे। त्रियांश कुछ काम कर रहा था। वो पीहू को देख खड़ा होता है और पीहू के पास आता है और उसे लेके अपने साथ ड्रेसिंग टेबल पर लेके जाता है और उसे बैठा देता है। वहां से एक ड्रायर निकालता है और पीहू को बालों को सुखाने लगता है और पीहू उसे बस अपनी प्यारी नीली आंखों से टुकुर टुकुर देख रही थी और त्रियांश उसके बालों को ड्रायर से सुखा रहा था। कुछ देर बाद पीहू को बाल सूख जाते हैं। त्रियांश उसे खड़ा करता है और बोलता है, ऐसे गिले बाल लेके नहीं रहना चाहिए, वरना तुम बीमार गिर जाओगी। पीहू उसे अपनी नीली आंखों से बस देख रही थी। उसे ऐसे अपने आप को देखता पाकर त्रियांश के मन में कुछ हलचल होता है। वो जल्दी से अपने मन को शांत करने के लिए पीहू के नर्म मुलायम होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। पीहू बेचारी बस उसे देख रही थी। त्रियांश अपने अंदर के गर्म को शांत कर रहा था, जो कितने दिन से उसके अंदर चल रही थी। वो पीहू की कमर पकड़ के उसे उठा लेता है। पीहू जल्दी से अपने दोनों पैर त्रियांश की कमर पर लपेट देती है। त्रियांश बिना किस ब्रेक किए पीहू को लेके जाके सोफे पर बैठ जाता है और उसे अभी भी किस कर रहा था। पीहू अब अपने नन्हे नन्हे हाथों से त्रियांश के ब्रॉड चेस्ट पर मार रही थी, जिसे त्रियांश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी पीहू को किस कर रहा था। उसे पीहू के नर्म होठ काफी अच्छे लग रहे थे। उसे पीहू के होठों को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। वो कब से पीहू को किस कर रहा था। अब पीहू की सांस उखड़ने लगी, फिर भी त्रियांश उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। अब पीहू अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथ पैरों को त्रियांश के ऊपर चलाने लगी थी, जिसे त्रियांश को रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। पीहू कब से अपने हाथ पैर चला रही थी, अब वो थक जाती है। अभी भी त्रियांश का मन नहीं भरा था। वो पीहू को छोड़ने को तैयार नहीं था। वो पीहू को होठों पर ऐसे किस कर रहा था जैसे सदियों से भूखा हो और अब अपनी भूख को मिटा रहा हो। पीहू अब बेहोश होने की कगार पर आ गई थी, तब जाके त्रियांश उसे छोड़ता है। पीहू के होठ जैसे ही त्रियांश के होठों से अलग होते हैं, वो लंबी लंबी सांसें लेने लगती है, जिसे उसका चेस्ट त्रियांश के चेस्ट से लग रहे थे, क्योंकि वो त्रियांश के गोद में जो बैठी थी।
त्रियांश वैसे ही बैठा था और पीहू को देख रहा था जो लंबी लंबी सांस ले रही थी, पर त्रियांश नॉर्मल था, उसे देखकर लग भी नहीं रहा था कि उसे अभी कुछ काम भी किया है। वही पीहू इतनी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। तभी त्रियांश को कुछ अपने ब्रॉड चेस्ट का नर्म सा कुछ महसूस होता है, जिसे वो अपनी नजरें नीचे करके देखता है तो उसकी मुठिया कस जाती है, क्योंकि पीहू के चेस्ट त्रियांश के चेस्ट से टच हो रहे थे, जिसे त्रियांश के अंदर की गर्मी बढ़ती जा रही थी। त्रियांश पीहू की हालत देखता है को कुछ अच्छी नहीं थी। बस एक किस्से ही त्रियांश पीहू को अपने आप से थोड़ा दूर करता है और पीहू के प्यारे खूबसूरत चेहरे को देखकर बोलता है, लिटिल किटन, तुम में स्टेमिना बहुत कम है, इसलिए मुझसे दूर रहो, वरना जो आगे होगा उसे तुम झेल नहीं पाओगी। पीहू अब अपने आप को कंट्रोल करती है और त्रियांश को अपनी नीली आंखों से टुकुर टुकुर देखने लगती है। उसे त्रियांश की बात समझ में ही नहीं आई थी कि त्रियांश ने क्या कहा, इसलिए वो उसे एकटक देख रही थी मासूमियत से। तभी उसे गुस्सा आता है और वो अपने चबी चीक्स को गोलगप्पे की तरह फुला लेती है और गुस्से से त्रियांश को देखती है और अपनी प्यारी क्यूट सी आवाज में त्रियांश को अपनी नीली प्यारी आंखों को दिखाते हुए बोलती है, राक्षस अंकल, आप क्या पीहू की जान लेना चाहते हो? आपकी किसी की वजह से पीहू को सांस नहीं आ रही थी, आप कितने गंदे हो। त्रियांश उसकी बात सुनकर बोलता है, जान तो मेरी जा रही है, जब जब तुम मेरे पास होती हो मैं खुद को कैसे कंट्रोल करता हूँ ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। पीहू को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो अपना नन्हा सा हाथ उठा के त्रियांश के चेस्ट पर रख देती है और बड़े प्यार से बोलती है, क्या हुआ राक्षस अंकल, आपको क्या आपकी जान जा रही है? कहाँ है आपकी जान? ऐसे बोल के वो अपने छोटे से हाथ को त्रियांश के चेस्ट के ऊपर फिराने लगती है। त्रियांश कस के अपनी आंखों को बंद करता है और बोलता है, पहले ही जान निकल रही है इसके इतना करीब होके, और ये मेरी जान लेने पर तुली हुई है। इतना बोल के त्रियांश जल्दी से खड़ा हो जाता है और पीहू को वैसे ही अपने गोद में उठा लेता है और रूम से बाहर निकलने लगता है। पीहू अपनी प्यारी नीली आंखों से त्रियांश को देखते हुए बोलती है, राक्षस अंकल, आपकी जान जा रही है ना? तो आप कहाँ जा रहे हो? आप आराम करो ना। मेरी मम्मा कहती है जब बीमार होते हैं तो आराम करते हैं, आप भी आराम करो ना। त्रियांश उसकी बातें सुनकर बोलता है, तुम मेरे पास रहती हो तो मेरी जान जाती है। लिटिल किटन, अब मुझे कुछ जरूरी काम है तो मुझे जाना है, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हारी मम्मा को लेके आता हूँ। पीहू अपनी मम्मा की बात सुनकर खुश हो जाती है और खुशी के मारे त्रियांश की गोद में ही खुदने लगती है और बोलती है, पीहू की मम्मा पीहू के पास आएगी, आज आप जल्दी जल्दी मम्मा को लेके आओ। हाँ राक्षस अंकल। त्रियांश ने जो पीहू को अपने गोद में उठाया हुआ था वो ना में सिर हिला देता है और पीहू वैसे ही अपनी खुशी को जाहिर करते हुए त्रियांश के गोद में खुद रही थी। त्रियांश उसे नीचे लेके आता है और सोफे पर बैठा देता है और बोली है, कहीं मत जाना, हाँ मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। इतना बोल के त्रियांश वहां से निकल जाता है, पर घर के गेट से बाहर जाते हुए एक बार पलटकर पीहू को देखता है जो अपनी नीली प्यारी मासूम आंखों से त्रियांश को ही देख रही थी। उसके चेहरे पर ना बयां करने वाली खुशी थी जो उसके मम्मा के आने के ख्याल से आई थी। त्रियांश एक नज़र पीहू को देखता है और बाहर चला जाता है। बाहर आके सब कुछ अच्छे से सबको समझा के काम में बैठकर निकल जाता है। थोड़ी ही देर में त्रियांश की कार हॉस्पिटल के बाहर आके रुकती है। त्रियांश जल्दी से हॉस्पिटल में जाता है और सीधा धनुज जी के रूम के बाहर आके रुकता है और अंदर देखता है जहां धनुज जी बेड से टेक लगा कर बैठे थे। त्रियांश डोर खोलकर अंदर आता है तो धनुज जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है त्रियांश को देखकर, पर त्रियांश का चेहरा एक्सप्रेशन लेस था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो शीला जी के पास आता है। शीला जी त्रियांश को देख बोलती है, त्रियांश बेटा तुम आ गए। त्रियांश कुछ नहीं बोलता। तभी डॉक्टर अंदर आते हैं और धनुज जी को चेक करते हैं। डॉक्टर शीला जी को देख बोलते हैं, अब ये पहले से बेटर है, आप इन्हें कल घर ले जा सकते हैं। तभी शीला जी तपाक से बोलती है, नहीं कल नहीं, आज ही हम इन्हें घर लेके जाएंगे, ये घर पर रहेंगे तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर और शीला जी की कुछ बहस होती है पर आखिर में शीला जी ही जीत जाती है। डॉक्टर जो अब बोल देते हैं और एक नर्स धनुज जी के लिए उनके घर भेज देते हैं। डॉक्टर इसलिए मान जाते हैं क्योंकि धनुज जी काफी हद तक ठीक हो गए थे। वीर भी हॉस्पिटल आता है। त्रियांश वहां के मेडिकल बिल पेपर देता है। सबके कुछ घंटों बाद रात होने वाली थी। वही सारे न्यूज चैनल पर धनुज जी की खबर ही चल रही थी कि वो हॉस्पिटल में है और उनके हाथ से बहुत सारे प्रोजेक्ट निकल चुके हैं। उनकी कंपनी रोड पर आने के कगार पर है। ये न्यूज त्रियांश भी देख रहा था। उसे उसी वक्त पता चल गया था जब ये न्यूज पर आई थी बात। त्रियांश अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से न्यूज देख रहा था। तभी वहां वीर आता है। त्रियांश उसे देख बोलता है, अचानक ये सब नहीं हो सकता है, टॉप 10 में कंपनी थी, ऐसे ही रातों रात रोड पर नहीं आ सकती, पता करो कौन कर रहा है ये सब। वीर हाँ में सिर हिला देता है और वहां से निकल जाता है। त्रियांश ने इसीलिए वीर को बुलाया था। वही दूसरी तरफ
मोना गुस्से से पागल हो रही थी। कल रात भी वीर उसके हाथ से निकल गया था। वो अब अपने आप को कोस रही थी कि वो फ्रेश होने गई थी। अगर वो फ्रेश होने नहीं गई होती तो आज वो वीर के साथ बेड पर होती। इन सब को सोचते हुए ही मोना का दिमाग खराब हो रहा था। तभी रूम में वही लड़का आता है और मोना को देख बोलता है, क्या हुआ? कल रात भी वीर हाथ नहीं लगा तेरे? उसे ड्रग्स देने के बावजूद भी तू उसे नहीं पा सकी। मोना का दिमाग पहले ही खराब था, ऊपर से ये उसे और खराब कर रहा था। मोना गुस्से से खड़ी होती है और उसे देख अपनी उंगली दिखाते हुए बोलती है, चुप रह, अपना मुंह बंद कर, वीर को तो मैं पाकर ही रहूंगी। वो आदमी हंसते हुए बोलता है, पहले अपनी जान बचा, क्योंकि वीर का गुस्सा तू जानती होगी ना। अब तक वो होश में आ चुका होगा, अब वो तुझे जान से मार देगा, इसलिए बोल रहा हूँ अपनी जान बचा। और अपनी जान तू इंडिया से बाहर जाके ही बचा सकती है अपने भाई के पास, तो जल्दी से निकल यहाँ से। मोना को अब याद आता है कि उसने वीर को ड्रग्स दिया था, अब वीर उसे नहीं छोड़ेगा। वो अपनी गुस्से के चलते ये उसे याद ही नहीं था। वो जल्दी जल्दी अपने कुछ कपड़े एक बैग में भरती है और उस होटल से बाहर निकलने लगती है कि तभी उसके रूम के बाहर कुछ बॉडीगार्ड आके खड़े हो जाते हैं। मोना को गन पॉइंट पर रखते हैं और उसे अपने रूम में जाने को बोलते हैं। मोना उनके कपड़े देख के समझ जाती है कि ये बॉडीगार्ड त्रियांश के बॉडीगार्ड है। उनमें से एक बॉयगार्ड मोना को देख बोलता है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो जब तक वीर से नहीं आ जाते हैं यहाँ। अगर यहाँ से जाने की या भागने की कोशिश भी की तो हमें तुझे जान से मारने का ऑर्डर है, तो चुपचाप अंदर चली जाओ। मोना दांत पिसते हुए बोलती है, तुम जानते हो किसकी बहन हूँ मैं? वो सारे बॉडीगार्ड हंसने लगते हैं, जिसे देख मोना का खून खौल जाता है, क्योंकि त्रियांश को बॉडीगार्ड अच्छे से जानते थे मोना किसकी बहन है। पर त्रियांश और वीर के सामने उसकी भी कुछ नहीं चलती थी, इसलिए मोना अपने पैर पटक कर अंदर आती है। अब उसे डर लग रहा था वीर का। वो आदमी वहां से बाहर निकल जाता है। वही हॉस्पिटल में धनुज जी को और आनंदी जी को डिस्चार्ज मिल गया था। धनुज जी व्हीलचेयर पर थे क्योंकि अनेक पैर में भी थोड़ी चोट लगी हुई थी, जिस वजह से उन्हें कुछ दिन चलने से मना किया है। वही आनंदी जी भी थी, उनके सिर पर पट्टी लगी हुई थी। उन्हें अपनी बेटी को देखना था, इसलिए वो जल्दी से घर जाना चाहती थी। शीला जी धनुज जी के व्हीलचेयर को धक्का देते हुए बाहर आती है। त्रियांश वही कॉरिडोर में कुछ पेपर पर साइन कर रहा था। त्रियांश के कुछ बॉडीगार्ड आगे आके धनुज जी को कार में बैठा देते हैं। तभी त्रियांश कुछ देर में कार में आके ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। वही आनंदी जी भी धनुज भी के बगल में बैठ जाती है। त्रियांश का हॉस्पिटल से बाहर निकालता है। कुछ ही घंटों में का ओबरॉय मेंशन के बाहर आके रुकती है। त्रियांश के कुछ बॉडीगार्ड जल्दी से आगे आते हैं और धनुज की को व्हीलचेयर पर बैठा देते हैं। आनंदी जी जल्दी जल्दी अंदर जाने लगती है। तभी उनकी नज़र पीहू पर जाती है, जो अपने डोडो को पकड़ के टीवी देख रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। आनंदी जी जल्दी से भागते हुए पीहू के पास चली जाती है और उसे गले लगाकर जोर से रोने लगती है। धनुज जी भी अंदर आते हैं। वो आनंदी जी का रोने देखकर वहीं रुक जाते हैं। आनंदी जी काफी रो रही थी, उनकी आवाज पूरे घर में आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि अधीर पीहू को लेके चला गया है, पर जब उन्हें ये पता चला कि त्रियांश पीहू को वापस लेके आया है, तब जाके उनकी जान में जान आई थी। नहीं तो आनंदी जो ने पूरा हॉस्पिटल सिर पर उठा लिया था। जब होश में आई थी तब शीला जी ने आनंदी जी को बता दिया था पीहू ठीक है, उसे त्रियांश अधीर के पास से लेके आ गया है, घर पर है। तब जाके आनंदी जी शांत हुई थी। पीहू अपनी माँ को इतना रोते देख उसे कुछ समझ ही नहीं आता है। वो अपने छोटे छोटे नीली आंखों में पानी लेके अपनी माँ को देख प्यारी क्यूट सी आवाज में बोलती है, क्या हुआ मम्मा, आप रो जीव रहे हो? देखो पीहू को भी रोना आ रहा है, अब पीहू भी रोने लग जाएगी। इतना बोल के वो भी रोने लग जाती है। उसे पता ही नहीं था कि उसकी माँ किस वजह से रो रही है, पर उन्हें रोता देख पीहू अपने आप जी रोने लग गई थी। आनंदी जी जल्दी से अपने आंसू साफ करती है और पीहू को भी शांत करती है। पीहू अपनी माँ को देख अपनी नीली आंखों को टिमटिमाते देखते हुए बोलती है, मम्मा आपको क्या हुआ है? आपके सिर पर ये क्या लगा हुआ है? पीहू आनंदी जी की सिर ही पट्टी देखकर बोलती है। आनंदी जी पीहू के चेहरे को अपने हाथ में पकड़ के बड़े प्यार से बोलती है, पीहू की मम्मा को कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी चोट लगी है। ये सुनकर पीहू बोलती है, पर पीहू की मम्मा को कैसे चोट लगी है? अब आनंदी जी के पास कोई जवाब नहीं था। वो क्या बताती कि उसे बचाने के चक्कर में उन्हें ये चोट लगी है। तभी पीहू की नज़र धनुज जी पर जाती है। उन्हें इतनी सारी पट्टी में देख पीहू जल्दी से उनके पास जाती है और अपनी नीली आंखों को बार बार झपकाते हुए धनुज की को देख बोलती है, क्या हुआ मामा जी, आपको भी चोट लगी है? धनुज जी हाँ में सिर हिला देते हैं। तभी आनंदी जी भी पीहू के पास आती है। पीहू आनंदी जी को और धनुज जी को देख बोलती है, क्या आप दोनों को दर्द हो रहा है? तभी पीहू की आंखें चमक जाती है और वो जल्दी से अपनी माँ के पास जाती है और अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, मम्मा पीहू तो डॉक्टर है, आओ पीहू आपको किस्सी देगी तो आप ठीक हो जाओगे।
आनंदी जी को कुछ समझ नहीं आता है। वो अजीब नजरों से पीहू को देखी है कि पीहू जल्दी से अपने नन्हे नन्हे हाथों में आनंदी जी का चेहरा पकड़ती है और उनकी चोट पर किस करती है। पीहू किस करके काफी खुश थी, इसलिए आनंदी जी कुछ नहीं बोलती है। तभी पीहू अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, अब आप जल्दी से ठीक हो जाओगे मम्मा। पीहू, डॉक्टर ने आपको किसी दे दी है। इतना बोल के वो जल्दी से धनुज जी के पास जाती है और उनके दोनों गालों पर किस करती है, जिसे देख धनुज जी मुस्कुरा देते हैं। पीहू अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, मामा जी देखो, डॉक्टर पीहू ने आपकी भी किसी दी है, अब आप भी बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। त्रियांश ये देखकर ना में सिर हिला देता है और ऊपर जाते हुए अपने मन में बोलता है, इसे मैंने अपना डॉक्टर कहा था, ये तो पूरे घर की डॉक्टर बन जाएगी, अब सबको किस देते फिरेगी। इतना बोल के एक गहरी सांस लेता है और ऊपर चला जाता है। वही शीला जी पीहू को अपने साथ अपने रूम में लेके चली जाती है। धनुज जी भी अपने रूम में जाते ही उन्हें अभी तक अपनी कंपनी का हाल नहीं पता था। अब रात हो गई थी, सब लोग खाना खाके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। त्रियांश कुछ काम से बाहर गया था। वही आनंदी जी पीहू को अपने सीने से लगा कर सो रही थी। तभी आधी रात को त्रियांश घर आता है और अपने रूम में चला जाता है। वीर भी वही आता है। त्रियांश अपने रूम में आके फ्रेश होता है और सोने की कोशिश करता है, पर नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि उसकी मेडिसिन जो दूसरे रूम में सो रही थी उसे अब पीहू चाहिए थी अपने पास, पर पीहू उसके पास नहीं थी, जिस वजह से उसने नहीं आती थी। वो उठकर बालकनी में जाता है और आनंदी जी के रूम को देखता है जिसकी लाइट बंद थी। उसे देख त्रियांश एक गहरी सांस लेता है और अपने रूम से एक बियर की बोतल लेके आता है और बालकनी में बैठकर पीने लगता है। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी, वो रात भर वैसे ही रहता है। वही दूसरी तरफ वीर भी फ्रेश होके बाहर आता है और बैग कर जाके लेट जाता है। जैसे ही वो नींद में जाने लगता है तो उसकी आंखों के सामने सिया का चेहरा आता है, जो काफी खूबसूरत था, जिसे देखकर वीर की आंखें झट से खुल जाती है। वो बेड पर बैठ जाता है। वो कल रात की बात याद करने की कोशिश करता है। उसे रह रह कर सब याद आ रहा था थोड़ा थोड़ा। तभी उसे ये भी याद आता है कि वो उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था। अगर त्रियांश वक्त पर नहीं आता तो वो उस लड़की के साथ अपनी हद पर कर चुका होता, जिसे याद करके उसकी आंखें कस के बंद होती है। तभी उसे याद आता है जब त्रियांश उस लड़कों को पूछता है, कहाँ रहती हो। वो लड़की बोली थी यही हॉस्टल में। ये याद आते ही वीर की आंखें खुल जाती है। वो वॉच में टाइम देखता है, जहाँ सुबह के 5 बजे बज रहे थे। ये देखकर वीर का की चाबी लेता है और अपने रूम से निकल के बाहर आता है और कार में बैठकर ओबरॉय मेंशन से निकल जाता है। वीर का ड्राइव करके उसी रोड पर आता है जहां उसे कल रात सिया मिली थी। वो अपनी आंखों को बंद करता है और कल रात को याद करने लगता है। तभी उसके कानों में ये बात आती है, मेरा हॉस्टल यही है। कुछ ही दूरी पर ये याद आते ही वीर अपनी आंखों को खोलता है और कार की यू टर्न लेके उसी रास्ते पर ले जाता है जहां कल रात सिया गई थी। वो अपना सिर इधर उधर करके उस रास्ते पर हॉस्टल को खोजने लगता है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। इसे ये पता लगाना मुश्किल था कि वीर क्या सोच रहा है और कि वो सिया को टूट रहा है। तभी उसकी नज़र एक हॉस्टल पर जाती है, जिसे देख वो अपनी कार रोकती है और अपनी कठोर आंखों से उस हॉस्टल को देखने लगता है। नहीं घूरने लगता है। अब सुबह के 7 बजे बज चुके थे। वीर की कार हॉस्टल के आगे रुकी थी। वीर कार से नीचे उतरता है और कार के डोर से टेक लगा कर खड़ा हो जाता है और एकटक उस हॉस्टल को घूरने लगता है। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है, पर वीर वहां से हिलता तक नहीं है। वो अभी भी एकटक हॉस्टल को देख रहा था। अब वीर सिगरेट निकाल कर उसे जलाकर पीने लगता है। वही हॉस्टल के अंदर सिया सो रही थी। तभी उसका फोन बजता है, जिसमें सिया ने अलार्म लगाया था। फोन की आवाज आते ही सिया उठ जाती है और उठकर बेड पर बैठ जाती है। वो फोन के अलार्म को बंद करते हैं और उठकर बालकनी में चली जाती है। सिया बालकनी में आके सुबह की ठंडी हवा को महसूस ही रहने लगती है कि उसकी नज़र वीर पर जाती है, जो सिगरेट पी रहा था और उसकी नज़र यहाँ वहाँ घूम रही थी। वीर को देख सिया की सांस अटक जाती है। उसका एक हाथ अपने आप गले पर चला जाता है जहां वीर ने उसे बाइट किया था। सिया को अपने गले पर दर्द का एहसास होता है तो वो अपने होश में आती है और फिर से वीर को देखती है, जिसकी नज़र अब वही आने वाली थी उसी बालकनी पर, जिसे देख सिया जल्दी से अंदर भाग जाती है। वो काफ़ी डरी हुई थी। वो अंदर आती है, अपने सीने पर हाथ रखकर बोलती है, ये शैतान यहाँ क्या कर रहा है, क्यों आया है यहाँ। तभी सिया की दोस्त वहां आती है, जिसके लिए वो कल रात मेडिसिन लेने गई थी। सिया को ऐसे देख वो उसके पास आती है और बोलती है, क्या हुआ सिया, तू इतनी डरी हुई क्यों है। सिया उसे देख डरते हुए हकलाते हुए बोलती है, वो लड़का या यही आ गया है, बाहर है। वो लड़की उसे देख बोलती है, कौन सा लड़का, की इतना डर रही है। तभी सिया फिर से हकलाते हुए बोलती है, वही कल रात वाला लड़का। ये सुनकर तो एक पल के लिए वो लड़की भी डर जाती है, पर खुद को कंट्रोल करके सिया का हाथ पकड़ के उसे बालकनी में ले जाते हुए बोलती है, चल दिखा कौन है वो लड़का।
सिया बालकनी से कुछ दूरी पर ही रुक जाती है, वो बालकनी में नहीं जाती है। सिया उस लड़की को हाथ आगे करके वीर को दिखाती है और बोलती है यही है वो लड़का। वो लड़की वीर को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है और बोलती है सिया यार ये कितना हैंडसम है, देख क्या एटीट्यूड में खड़ा है, चेहरे की लुक देख यार, कसम से क्या कमाल का लगता है और तू इसे डर रही है। तभी सिया चीर के बोलती है और इसकी हरकतें किसी शैतान से कम नहीं है, कल देखना चाहिए था तुझे इसे कैसी कैसी हरकतें कर रहा है, कितने जोर से मुझे काटा इसने। इतना बोल के सिया फिर से अपनी गर्दन पर हाथ रख देती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लड़की सिया की बात सुनकर होश में आती है और सिया को देख बोलती है हाँ यार मैं तो भूल ही गई थी कल की बात, इसे देखकर देखने में कितना हैंडसम है और हरकतें ऐसी करता है, पर ये यहाँ क्यों आया हुआ है। सिया उसकी बात सुनकर बोलती है मुझे क्या पता क्यों आया है यहाँ। तभी वो लड़की जल्दी से बोलती है कहीं वो तुझे ढूंढने तो नहीं आया है। ये सुनकर तो अब सिया का रोना चालू हो गया था। वो लड़की अपना एक हाथ अपने माथे पर मार लेती है और बोलती है यार मैं कैसे भूल गई कि ये एक नंबर की डरपोक लड़की है, कि मैंने इसे ये कहा कि ये तेरे लिए आया होगा, अब ये रूम से भी बाहर नहीं निकलेगी। वो लड़की सिया को शांत करते हुए बोलती है शांत हो जा, तेरे लिए नहीं आया होगा, तू शांत हो जा, चल तैयार हो जा, कॉलेज चलते हैं। ये सुनकर सिया जल्दी से ना में सिर हिला देती है और बोलती है नहीं मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, जब तक ये यहाँ है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इतना बोल के सिया बेड पर जाके आलती पालती मार के बैठ जाती है और रोने लगती है। उसे ऐसा करता देख वो लड़की ना में सिर हिला देती है और अपने आप से बोलते हुए वॉशरूम में जाने लगती यार ये कितनी डरपोक है, इतना तो कोई छोटा बच्चा भी नहीं डरता है जितना ये डरती है, एक लड़का ही तो है, थोड़ी ना को सचमुच का शैतान है जो इसे देखते हो खा जाएगा। इतना बोल के वो वहां से चली जाती है। वीर अभी भी वही खड़ा था, वो एकटक हॉस्टल को ही देख रहा था, पर उसे वो लड़की कहीं मिल ही नहीं रही थी। कुछ देर बाद कुछ लड़कियां हॉस्टल से बाहर निकलने लगती है कॉलेज जाने के लिए। वीर उन लड़कियों का चेहरा देख रहा था, फिर आंख बंद करते हैं तो उसके सामने सिया का चेहरा आता है, जिसे देख वो अपनी आंखों को खोल देता है और सामने से आती लड़कियों को देखता है और अपनी नजरें फेर लेता है, क्योंकि किसी का भी चेहरा सिया से नहीं मिल रहा था जिसे वीर ढूंढ रहा था। वही सिया अभी भी बेड पर बैठी थी, उसके आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था। वो बार बार बालकनी को देख रही थी कहीं वो यहाँ से ना आ जाए, पर उसे पता था कि कोई भी लड़का हॉस्टल में नहीं आ सकता है। लड़कों को यहाँ आना सख्त मना था, जिस वजह से वो चैन की सांस लेती है। तभी सिया की दोस्त आती है, वो फिर एक बार सिया को कॉलेज के लिए बोलती है। सिया फिर से ना बोल देती है। वो लड़की ना में सिर हिला देती है और तैयार होने लगती है। थोड़ी ही देर बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। वो अपने कुछ दोस्त के साथ मिलकर हॉस्टल से बाहर जाने लगती है। सिया के कुछ दोस्त सिया के बारे में पूछते हैं, पर वो किसी को कुछ नहीं बताती है और बोलती है वो थोड़ी देर बाद आ जाएगी, हम आगे चलते हैं। वो सब लोग बाहर आते हैं। वीर फिर एक बार उन लड़कों को देखता है और अपनी नजरें फेर लेता है। वो लड़की एक नज़र वीर को देखती है और जल्दी से अपना नजरें चुरा लेती है और वहां से निकल जाती है। वही वीर अभी भी हॉस्टल को ही देख रहा था, पर उसे सिया कहीं नहीं दिखती है। अब 2 घंटे बीत चुके थे, वीर वही खड़ा था और सिया एक बार थोड़ा सा बालकनी में से झाँक कर वीर को देखा था जो वही खड़ा था। ये देखकर उसका डर और रोना दोनों बढ़ जाते हैं। वीर को अभी भी सिगरेट पी रहा था, वो सिगरेट को अपने पैर के नीचे मसल देता है और वहां से का में बैठ जाता है। का स्टार्ट करके एक नज़र हॉस्टल को देख ही वो स्माइल करता है और वहां से निकल जाता है, क्योंकि अब वीर को पता चल चुका था कि उस लड़की ने उसे देख लिया है, इसलिए बाहर नहीं आ रही है। सिया फिर एक बार हल्का सा झाँक कर बाहर देखती है, जहाँ उसे अब वीर नहीं दिखता है। ये देखकर सिया चैन की सांस लेती है और बोलती है चला गया शैतान। वही दूसरी तरफ ओबरॉय मैंशन में सब लोग बैठकर नाश्ता कर रहे थे। त्रियांश भी अपना नाश्ता कर रहा था और धनुष जी अपने बेटे को देख रहे थे, जो एक्सप्रेशन ले चेहरे के साथ बेटा था। उसे ऐसे देखकर उनके दिल में थोड़ा दर्द होता है, पर उन्हें अच्छा लग रहा था कि आज उनका बेटा उनके साथ है। तभी एक बॉडीगार्ड अंदर आता है, जिसे धनुष जी ने ही बुलाया था। वो बॉडीगार्ड आके अपना सिर झुका के खड़ा हो जाता है। धनुष जी उसे देख बोलते हैं जाओ जाके कमला माँ की बेटी को लेके आओ, जो हॉस्टल में रहती है। अब उसके पास कोई नहीं है हमारे सिवा, एक कमला माँ थी, अब वो भी नहीं रही, जाओ जाके जल्दी से लेके आओ उसे इस घर में। शीला जी भी बोलती है हाँ जल्दी से लेके आओ उसे, काफी अच्छी बच्ची है वो, अब वो हमारे साथ ही रहेगी। शीला जी त्रियांश को देख धनुष जी से बोलती है भगवान से हमने एक लड़की मांगी थी, पर भगवान ने हमें दोनों लड़के ही दिए हैं, एक बाहर है पढ़ाई के लिए और एक तो हमारे पास रहता ही नहीं था। भगवान ने अगर बेटी दी होती तो कितना अच्छा होता ना, बेटी जैसा प्यार कोई नहीं करता है।
तभी धनुज जी भी त्रियांश को देखकर शीला जी के हाँ में हाँ मिलाकर बोलते हैं, हाँ बेटी जैसा प्यार कोई नहीं करता है बेटे। तो धनुज जी ने इतना ही कहा था कि त्रियांश उन्हें अपनी खतरनाक आंखों से देखता है, जिसे देख धनुज जी के शब्द उनके मुंह में ही रह जाते हैं। वो जल्दी से शीला जी को देख बोलते हैं, शीला मुझे कुछ खाने को दो, मैं कब से ऐसे ही बैठा हूँ और तुम जाओ जाके उसे लेके आओ जल्द से जल्द। त्रियांश अपना ब्रेकफास्ट करता है और वहां से उठ जाता है और एक खूंखार नजर धनुज जी पर डालता है। धनुज जी जो चोर नजरों से त्रियांश को ही देख रहे थे, त्रियांश की ऐसी आंखें देखकर जो निवाला उन्होंने अपने मुंह में डाल रहे थे उसे वही रो लेते हैं। शीला जी ये देखकर हल्का मुस्कुरा देती है। तभी आनंदी जी भी नीचे आती है। वो त्रियांश को देखती है तो उन्हें उस दिन की याद आती है जब त्रियांश उन गुंडों को मार रहा था, कितने बेरहमी से मार रहा था। ये याद आते ही आनंदी के कदम वही रुक जाते हैं। त्रियांश घर से बाहर निकल जाता है क्योंकि उसे कुछ काम था। शीला जी धनुज की को देखकर बोलती है, अपने ही बेटे से कोई डरता है भला। तभी धनुज जी बोलते हैं, हाँ पर देखा है तुम्हारे बेटे को कैसे खतरनाक चेहरा लेके घूमता है, तो कोई भी डर ही जाएगा ना। तभी वहाँ आनंदी आती है। शीला जी उसे देख बोलते हैं, आनंदी पीहू कहाँ है। आनंदी उन्हें मुस्कुरा के जवाब देती है, वो अभी भी सो रही है, उठ जाएगी कुछ देर में। शीला जी मुस्कुरा के हाँ में सिर हिला देती है। डॉट 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 वो बॉडीगार्ड सिया के हॉस्टल के बाहर खड़ा था। अभी कुछ देर पहले ही वीर यहाँ से निकल गया था। वो बॉडीगार्ड उस वॉचमैन को देख बोलता है, मुझे अंदर जाना है सिया से मिलने। वो वॉचमैन इस आदमी से पूछता है कि, तो वो बॉडीगार्ड बताता है उसे सिया से कुछ काम है। वो हाँ बोलता है और उस बॉडीगार्ड को खुद जी हॉस्टल के अंदर लेके चला जाता है और वहाँ की वार्डन से मिलाता है। वो बॉडीगार्ड उस वार्डन से कुछ बात करता है और फिर वार्डन सिया को बुलाती है। सिया भी कुछ ही देर में वहां आती है। वो उस बॉडीगार्ड को देख पहचान जाती है क्योंकि वो कई बार ओबरॉय मेंशन जा चुकी थी। ये धनुज ओबरॉय बॉडीगार्ड है, सिया को पता था। सिया जल्दी से उनके पास आती है और बोलती है, अंकल दादी कहाँ है, मैं कल से उन्हें कॉल कर रही हूँ, वो उठा ही नहीं रहे हैं। वो आदमी जो लगभग 40-45 की उम्र का था वो हड़बड़ा जाता है। अब वो उसे क्या बताए, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करके सिया से बोलता है, सिया बेटा चलो मेरे साथ, तुम्हें धनुष सिर ने बुलाया है, अपना पूरा सामान लो और मेरे साथ चलो ओबरॉय मेंशन। सिया उन्हें देख कंफ्यूजन से बोलता है, पर वहाँ की अंकल और पूरा सामान की। वो बॉडीगार्ड ज्यादा कुछ नहीं बोलता है, बस सिया को देख बोला, तुम सारा सामान लेके आओ, उसके बाद बताता हूँ। सिया भी अब ज्यादा कुछ नहीं बोलती है और अपना सामान भरने अपने रूम में जाती है। कुछ देर बाद सिया एक बैग लेके बाहर आती है। वो बॉडीगार्ड सिया के हाथ से वो बैग लेता है और बाहर निकल जाता है। सिया भी वार्डन को बाय बोलकर वहां से निकल जाती है। कुछ ही घंटों में सिया ओबरॉय मेंशन के बाहर थी। वो अपना बैग लेने लगती है तो वो बॉडीगार्ड सिया को अंदर जाने को बोलता है। सिया चुपचाप अंदर चले जाती है। सिया जैसे ही घर के अंदर कदम रखती है उसे खिलखिला के हंसने की आवाज आती है, जिसे सुनकर सिया अपना बाजू में देखती है जहां से आवाज आ रही थी। वहां देखने के बाद सिया के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आती है क्योंकि वहां पीहू थी जो खिलखिला कर हंस रही थी और उन छोटे छोटे खरगोश के बच्चों के साथ खेल रही थी। पीहू भाग रही थी और वो छोटे छोटे खरगोश पीहू के पीछे भाग रहे थे और पीहू भागते हुए खिलखिलाकर हंस रही थी, जिसे देख सिया भी वही चली जाती है और उन छोटे छोटे खरगोश के बच्चों को देखने लगती है जो हद से ज्यादा क्यूट थे। उनका वाइट शरीर और छोटी छोटी लाल आंखें आज छोटे छोटे पर जिसे वह भाग रहे थे उन्हें देखकर सिया को भी काफी अच्छा लगता है। वो उन्हें उठाने जाती है कि वो छोटे खरगोश वहां से भाग जाते हैं। पीहू सिया को देख उसे देखते हुए उसके पास आती है और सिया को देख अपनी नीली आंखों को टिमटिमाते हुए देख अपनी क्यूट मासूम आवाज में बोलती है, आप कौन हो दी। सिया पीहू को देख बस देखती ही रह जाती है उसकी नीली आंखों को। तभी पीहू फिर से बोलती है, क्या हुआ, आप कौन हो दी। तब जाके सिया अपने होश में आती है। वो पीहू को ऐसे बात करता देखकर थोड़ा कंफ्यूज होती है, पर पीहू की आवाज और उसका प्यारा नेचर देखकर सिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। सिया अपना हाथ आगे करके पीहू को देख बोलती है, मैं सिया हूँ, तुम्हारा नाम क्या है। पीहू फुदकते हुए जल्दी से अपना हाथ आगे कर देती है और बोलती है, मेरा नाम पीहू है और ये मेरा डोडो है। पीहू अपने दूसरे हाथ में पकड़े डोडो को दिखाते हुए बोलती है। सिया उसकी बात सुनकर हंस देती है। वो भी डोडो को लेती है और उसे अपनी जान पहचान करने लगती है कि तभी शीला जी और धनुज जी वहां आते हैं। शीला जी सिया को देख मुस्कुरा के बोलती है, सिया बेटा तुम आ गई। सिया आवाज सुनकर पीछे देखती है और जल्दी से उनके पास जाके बोलती है, हाँ आंटी मैं आ गई, पर दादी माँ कहाँ है। दे से ही कमला माँ की बात आती है। शीला जी और धनुज जी का चेहरा उतर जाता है। वो लोग अब सिया को क्या बताए यही सोच रहे थे। तभी सिया फिर से बोलती है, दादी माँ कहाँ है, मैं उन्हें कल से कॉल कर रही हूँ पर वो कॉल ही नहीं उठा रही है।
तभी सिया की नज़र धनुष जी पर जाती है। उन्हें व्हीलचेयर पर देखकर जल्दी से उनके पास जाती है और उनके पैरों में बैठकर अपनी आवाज़ में चिंता लेकर बोलती है, अंकल आपको क्या हुआ, आप ऐसे क्यों हो। धनुष जी सिया को अपनी इतनी चिंता करते देखकर बोलते हैं, बेटा मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चोट लगी है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। शीला जी सिया के पास आती है और उसे देख बोली, बेटा तुम ऊपर वाले कमरे में जाओ, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। तभी सिया बोलती है, पर दादी माँ कहाँ है और मैं वहाँ क्यों जाऊँ। शीला जी उसके गाल पर हाथ रखकर बोलती है, बेटा अभी के लिए चले जाओ, हम बाद में बात करते हैं। हाँ, इतना बोलकर शीला जी एक सर्वेंट को देखकर उसे सिया के रूम में छोड़ने को बोलती है। वो सर्वेंट हाँ में सिर हिलाकर सिया के पास आती है। सिया को अपने साथ ले जाने के लिए सिया भी चुपचाप चली जाती है। वही शीला जी धनुष जी को देख बोलती है, अब इसे कैसे बताए कि कमला माँ अब नहीं रही है। धनुष जी ऊपर जाती हुई सिया को देख बोलते हैं, बताना तो पड़ेगा ना, वैसे देखा नहीं कैसे मेरी चिंता कर रही थी, जैसे मेरी बेटी हो। तभी शीला जी उन्हें देख बोलती है, मुझे पता है आप हमेशा से सिया को गोद लेना चाहते थे, पर कमला माँ की वजह से चुप थे। अब तो कमला माँ भी नहीं है और अब सिया का भी इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्यों ना हम सिया को गोद ले। हमारी बेटी के रूप में कितनी प्यारी बच्ची है और हमारे दोनों बेटे, एक को शैतानी से फुर्सत नहीं मिलती और दूसरा तो सबके सामने है, बस एक प्यारी बेटी की कमी ही रह गई है, क्यों ना उसे अब पूरा करे। धनुष जी भी शीला जी की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं और बोलते हैं, हाँ शीला, मैं हमेशा से सिया को गोद लेना चाहता था। जब वो पहली बार घर आई थी, जब वो 8 साल की थी, तब से, पर कमला माँ को बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि कहीं वो ये ना सोच ले कि उनके कर्ज उतारने के लिए हम सिया को गोद ले रहे हैं। इसलिए हमेशा मुंह तक आई बात को मैं अपने अंदर फिर से डाल देता था, पर अब हम उसे गोद लेंगे, हमारी बेटी होगी वो। धनुष ओबरॉय की दोनों बेटे तो नालायक है, पर देखा कैसे मुझे ऐसे देखकर जल्दी से भागते हुए मेरे पास आए और मुझसे पूछने लगी कैसे लगा मुझे ये घाव। शीला जी मुस्कुरा देती है और धनुष जी को वहां से लेके जाते हुए बोलती है, चलो अब ज्यादा अपने दोनों बेटों को कोसो मत, तुम्हारे ही बेटे हैं। ये सुनकर धनुष जी का मुंह बन जाता है और वो हल्के से बुदबुदाते हैं, हूँ मेरे बेटे, मेरे जैसा एक भी गुण नहीं है, एक को मस्ती करने से फुर्सत नहीं और दूसरा तो उसके बारे में तो कुछ पूछो ही मत, सबको डराता घूमता रहता है। इतना बोल के धनुष जी के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आती है।